कहानी शुरू होती है वोंग हान से, जो एक फूड डिलीवरी गाय है और जो कि सिटी की सड़कों पर अपनी रेड मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ा रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक अनजान लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है। वो इस बारे में उससे बात करना चाहती है, लेकिन डिलीवरीज में बिजी वोंग हान इसको एक स्कैम कॉल समझकर अनसुना कर देता है। वो उससे कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद वो फिर से ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकल जाता है। जल्द ही वोंग हान अपने एक्स फूड डिलीवरी सेंटर पहुंचता है, जहां उसके को-वर्कर्स बाहर खड़े गॉसिप कर रहे होते हैं। मुंह में सिगरेट दबाए वो अपने एक मोटे को-वर्कर से पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। वो दोस्त बताता है कि शहर की सबसे प्रेस्टिजियस सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी कर रही है। ये टॉपिक वोंग हान के लिए बिल्कुल बेकार था। फिर वो दोस्त अपने फोन में उस खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाता है और कंप्लेन करता है कि ऐसी परफेक्ट लड़की का उस अमीर बाप के बेटे से शादी करना बिल्कुल वेस्ट है, जिसे वो एक बदसूरत और निकम्मा आदमी कहता है। जैसे ही वोंग हान उस फोटो पर नजर डालता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है। उसका दोस्त तुरंत फोन वापस खींच लेता है और वोंग हान की मेमोरी क्लियर हो जाती है। दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि इतनी अच्छी लड़की ऐसे बेकार आदमी के लिए बर्बाद हो रही है, लेकिन वोंग हान उस लड़की को पहचान चुका था। ये वही नशे में धुत लड़की थी जिसने एक बार उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये वही लड़की है जिसने उसे थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वो सोचने लगता है कि शायद वो कॉल कोई स्कैम नहीं था। सीन एक महीने पीछे जाता है। सू फैमिली की बेटी सूची एक होटल के हॉलवे में लड़खड़ाते हुए चल रही है। उसे चक्कर आ रहे थे और उसे शक था कि चिन्हाओ नाम के एक आदमी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो अपने रूम 809 की तरफ बढ़ती है, लेकिन नशे की हालत में वो रूम नंबर गलत पढ़ लेती है। उसे एक दरवाजा हल्का सा खुला मिलता है और वो सोचती है कि शायद वो इसे बंद करना भूल गई थी। उस कमरे के अंदर वोंग हान अपने बेड पर बैठा बहुत उदास हैवी ड्रिंकिंग कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसका ऑरा बहुत इंटेंस है और अब उसे अपनी डिलीवरी जॉब ही करनी पड़ेगी। जब वो नशे में धुत अपने बेड पर बैठा था, तभी सूची लड़खड़ाते हुआ उसके कमरे में घुस जाती है और सीधा उसके बेड पर गिर जाती है। नशे और बुखार में वो वोंग हान को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा सर घूम रहा है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। खुद भी नशे में होने के बावजूद वोंग हान उसकी खूबसूरती में खो जाता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी स्टनिंग है। जब वो उसके और करीब आकर मदद मांगती है तो वो घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि क्या ये कोई सपना है। वो अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है और उसके पास शराब की एक बोतल गिरी हुई थी। इस इंटेंस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वोंग हान इन्हीं यादों में खोया अपने दोस्त के फोन में सूची की फोटो को घूर रहा था। उसका मोटा दोस्त फैटी नोटिस करता है कि हान कहीं खोया हुआ है और उसका नाम पुकारता है। फैटी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, सबको याद दिलाते हुए कि कैसे हान हमेशा बड़ी बड़ी कहानियां बनाता है, जैसे कि वो एक इंटरनेशनल मूवी स्टार के साथ सोया था। वो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या अब हान ये दावा करेगा कि उसने सू फैमिली की बेटी के साथ भी कुछ किया है। बाकी को-वर्कर्स भी हंसने लगते हैं और उसकी पुरानी कहानियों को याद करते हैं, जैसे कि वो एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था या बीजिंग की एक एलीट फैमिली का टॉप डॉग था। लेकिन वोंग हान शांत रहता है। वो एक सिगरेट जलाता है और उनसे कहता है, तुम लोग नहीं समझोगे, और फिर एक रहस्यमय अंदाज में कहता है, मेरी असलियत सबकी आंखों के ठीक सामने है। जैसे ही एक दोस्त उसके दावे को खारिज करने वाला होता है, उनकी बातें रुक जाती हैं। एक रेड कलर की चमचमाती हुई लग्जरी स्पोर्ट्स कार उनके डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुकती है, जिसे देखकर सभी ड्राइवर्स हैरान रह जाते हैं। ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुलता है और एक पतला सा पैर हाई हील के साथ बाहर निकलता है। जो लड़की बाहर आती है वो सूची थी, जो बेहद शांत और एलिगेंट लग रही थी। वोंग हान के को-वर्कर्स उसकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते हैं। उनकी आंखें दिल बन जाती हैं और वो उसे टोटल नॉकआउट कहते हैं। जब वो उनकी तरफ बढ़ती है तो एक आदमी उसे फोटो से पहचान लेता है। उन्हें झटका लगता है कि सू फैमिली की वारिस उनके सामने खड़ी है और वो समझ नहीं पाते कि वो उनके इस मामूली से डिलीवरी सेंटर पर क्या कर रही है। सूची वोंग हान के पास आती है, जो कैजुअली स्ट्रेच कर रहा था, और पूछती है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? उसके को-वर्कर्स जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वोंग हान सच में मशहूर सू फैमिली की बेटी को जानता है। वोंग हान एकदम कूल रहते हुए प्रिटेंड करता है कि उसने कोई मिस्ड कॉल नहीं देखी और शांति से पूछता है कि क्या बात है। सीधे पॉइंट पर आते हुए सूची उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनते ही उसके को-वर्कर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास न करते हुए चिल्लाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अमीर और खूबसूरत लड़की उनके दोस्त के बच्चे की मां बनने वाली है। एक दोस्त कसम खाता है कि वो अब कभी नहीं कहेगा कि हान झूठ बोलता है। वोंग हान खुद भी इस बात से चौंक जाता है और अपनी आंखें मलते हुए पूछता है, क्या तुम श्योर हो? सूची एक ठोस एक्सप्रेशन के साथ उसे कहती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल चले, सब प्रूव हो जाएगा। जब वो अपनी कार के पास इंतजार करती है तो उसके को-वर्कर्स उसे तेजी से उसके साथ जाने को कहते हैं। स्ट्रेस्ड वोंग हान जाने का फैसला करता है और अपने एक दोस्त को उसकी शिफ्ट कवर करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों उसकी रेड कार में तेजी से निकल जाते हैं, अपने हैरान को-वर्कर्स को पीछे छोड़कर। कार के अंदर का माहौल काफी टेंस था। वोंग हान पूछता है, क्या ये बच्चा सच में मेरा है?
सूची रूखेपन से जवाब देती है, मैं इतनी सीरियस बात पर झूठ क्यों बोलूंगी। वोंग हान एकदम रेजोल्यूट होकर कहता है, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं तुम दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सूची उसे एक अजीब निगाह से देखती है और हंसती है, पूछते हुए कि वो अपनी इस डिलीवरी जॉब की कमाई से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस बात से बेपरवाह वोंग हान आराम से पीछे टिक जाता और कॉन्फिडेंस से कहता है, ईमानदारी की कमाई में कोई बुराई नहीं है और तुम दोनों को सपोर्ट करना मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा। सूची उसे जैंग निंग के पावरफुल सू फैमिली में अपने स्टेटस की याद दिलाती है। वोंग हान इस बात को हवा में उड़ा देता है, कहते हुए कि ये स्टेटस वेटस सबसे बेकार की चीज है। उसके इस बेपरवाह एटीट्यूड से चिढ़कर सूची जोर से एक्सीलरेटर पर पैर दबा देती है, जिससे कार बुरी तरह झटका खाती है और वोंग हान आगे की तरफ गिर जाता है। वो उस पर चिल्लाता है, तुमने ये जानबूझकर किया है, ऐसा क्या खास है सू फैमिली में। उनका ये तनाव भरा सफर एक बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर खत्म होता है। सूची कार पार्क करती है और शांति से कहती है, हम पहुंच गए। जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं, सूची वोंग हान को चेतावनी देती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को इतने हल्के में ना ले। वो उसे उन गंभीर परिणामों की याद दिलाती है जो उसे झेलने पड़ेंगे अगर उसके परिवार को पता चला कि एक फूड डिलीवरी गाय ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सुनकर वोंग हान को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से कहता है, ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं है, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सूची उसे अंदर आने को कहती है। वो हॉस्पिटल के हॉलवे से गुजरते हैं। सूची उसे एक दरवाजे की तरफ ले जाती है जिस पर ऑपरेटिंग रूम लिखा था। वोंग हान शॉक होकर रुक जाता है और पूछता है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। सूची एक दृढ़ निश्चय के साथ पीछे मुड़ती और कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, जिससे वोंग हान को एहसास होता है कि उसका असली इरादा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है। पैनिक होकर वो उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे मिन्नतें करता है, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तभी एक नर्स आती है और सूची को बताती है कि उसके प्रोसीजर का टाइम हो गया है। सूची वोंग हान को एक हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ देखती है, नर्स से सहमत होती है और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। वोंग हान उसे पीछे से उम्मीद भरी आवाजें देता रह जाता है। वो बंद दरवाजे के बाहर बेबस और फ्रस्ट्रेटेड खड़ा रहता है, ये सोचते हुए कि वो इस जिद्दी लड़की को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग रूम के अंदर सूची पेशेंट गाउन में टेबल पर लेटी हुई थी। एक सर्जन पूछता है कि क्या वो तैयार है। जैसे ही दूसरा सर्जन एक सिरिंज तैयार करता है और उसे रिलैक्स करने को कहता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन आखिरी सेकंड में प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले वो अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकने को कहती है। इस दौरान वोंग हान वेटिंग एरिया में थक कर बैठा हुआ था। उसने हार मान ली थी, ये सोचते हुए कि अगर वो बच्चा नहीं चाहती तो वो उसे रोक नहीं सकता। अचानक ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और सूची बाहर आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वोंग हान उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है और घबराहट में पूछता है कि वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। क्या आजकल सर्जरीज इतनी फास्ट होने लगी हैं? सूची, जिसे कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा था, परेशान वोंग हान से कहती है कि वो थक गई है और उसे घर छोड़ दे। वोंग हान कॉन्फिडेंस से तैयार हो जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि वो तो फाइटर जेट भी उड़ा सकता है। इसके बाद वो उसकी रेड स्पोर्ट्स कार की ड्राइवर सीट पर बैठता है और हॉस्पिटल से लुवान नाम के एक अमीर इलाके की तरफ निकल पड़ता है। गाड़ी में जब सूजी आराम कर रही थी, वोंग हान को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी उसे बताता है कि आज रात जियान टावर में एक बिडिंग इवेंट है और ओल्ड मैन चाहते हैं कि वो वहां जाए। कॉल करने वाला ये भी बताता है कि चेंबर प्रेसिडेंट लिन चैंग यान उनकी साइड पर है। वोंग हान शांति से इन इंस्ट्रक्शंस को सुनता है, जिससे उसकी लाइफ की एक पावरफुल और मिस्टीरियस साइड का इशारा मिलता है जिसके बारे में सूची को कुछ नहीं पता था। जल्द ही वो सू फैमिली के एस्टेट के एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाते हैं। वोंग हान उनके आने का ऐलान करता है, जिससे सूची जाग जाती है। वो कार से उतरती है और उसे कहती है कि इससे पहले कि उसके घर वाले उसे देखें, वो वहां से चला जाए। वोंग हान नोटिस करता है कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उसे दरवाजे तक छोड़ने की ऑफर देता है, लेकिन सूची ठंडे अंदाज में उसकी चिंता को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसके मामलों से दूर रहे। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी हील एक दरार में फंस जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरती हुई चिल्लाती है। कमाल की तेजी के साथ वोंग हान आगे लपकता है और उसे जमीन पर गिरने से ठीक पहले पकड़ लेता है। जब वो उसे उठाने में मदद करता है तो वो उसे अनाड़ी कहकर चिढ़ाता है। गुस्से में सूची उससे पूछती है कि उसने क्या कहा और वो दोबारा कहता है, तुम हद से ज्यादा क्लमजी हो। गुस्से के एक झटके में वो अपनी पूरी ताकत से उसकी कमर पर चिंटी काटती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। अचानक इतना जोर लगाने से उसकी खुद की तबीयत बिगड़ जाती है और वो दर्द से कराहती है। उसकी तकलीफ देखकर वोंग हान उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे सूची सरप्राइज हो जाती है। वो उसे उस शानदार घर के अंदर ले जाता है और नरमी से सोफे पर बिठा देता है। फर्स्ट एड किट खोलकर वो उसके नंगे पैर पर दवा लगाना शुरू करता है, जिसमें गिरने से मोच आ गई थी। वो प्रोटेस्ट करती है,
उससे जाने को कहती है, लेकिन वो सख्ती से कहता है हिलना बंद करो। जैसे ही वो उसके टखने पर पट्टी बांध रहा होता है, उन्हें दो औरतें रोक देती हैं जो कमरे में दाखिल हुई थीं। ये दोनों यांग हुई हिन, सूची की माँ, और लिन सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सूची की माँ इस सीन को शॉक में देखती है और पूछती है कि उसकी बेटी क्या कर रही है। वोंग हान और सूची एक साथ एक्सप्लेन करते हैं कि उसके पैर में मोच आ गई है। फिर अपनी हैरान माँ को देखते हुए सूची शांति से ऐलान करती है कि उसका बॉयफ्रेंड बस उसे दवा लगाने में मदद कर रहा था। ये सुनकर वोंग हान के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी माँ यांग हुई मिन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। यूनिफॉर्म पहने वोंग हान की तरफ कांपती हुई उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाती है, क्या ये आदमी सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अपनी बेटी के इस ऐलान से परेशान यांग हुई मिन गुस्से से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये डिलीवरी गाय कौन है? कुछ पल की चुप्पी के बाद सूची अपनी बात से पलट जाती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। वो बताती है कि उसके पैर में मोच आ गई थी और इस आदमी ने बस उसे अंदर आने में मदद की। उसकी माँ, जो अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी, सूची से कहती है कि उसने उसे डरा दिया था, उसे याद दिलाते हुए कि वो प्रेस्टिजियस चिन फैमिली में शादी करने जा रही है और कोई भी गलती नहीं कर सकती। वोंग हान, जो अब तक चुप था, माँ के साफ दिखते तुच्छपन से ऑफेंड हो जाता है और पूछता है, एक डिलीवरी गाय होने में क्या बुराई है? यांग हुईमिन हंसती है और चिल्लाती है, तुम एक लो क्लास घटिया आदमी हो जो अपनी औकात से बाहर सपने देख रहा है। सपने देखते रहो। उसकी इस बेइज्जती से वोंग हान के चेहरे पर गुस्से का भाव आ जाता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, सूची बीच में आती है। वो शांति से वोंग हान को कहती है कि अब वो जा सकता है और उसकी मदद के लिए उसे शुक्रिया कहती है। वह छोटा सा हम कहता है और मुड़कर चला जाता है। जब वो जा रहा होता है, सूची की बेस्ट फ्रेंड लिन शुए उसे एक सोचों में डूबे हुए एक्सप्रेशन से देखती है। उसके जाने के बाद यांग हुई मिन लिन शुए से कहती है कि वो सूची को उसके कमरे में ले जाए। गुस्से में वो किसी को ऑर्डर देती है कि जहां वो गंदा डिलीवरी गाय खड़ा था, वहां फ्लोर साफ किया जाए। बाद में उसके बेडरूम में लिन शुए सूची को बेड पर बैठने में मदद करती है और तुरंत उस आदमी के साथ उसके असली रिश्ते के बारे में पूछती है। सूची शुरुआत में दावा करती है कि उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन लिन शुए उसकी बात नहीं मानती, कहते हुए कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि जिस तरह से सूची उसे देख रही थी, वो कुछ नहीं तो बिल्कुल नहीं था। अपनी दोस्त की समझदारी के सामने हार मानकर सूची सच उगल देती है। वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर लिन शुए के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है, तुम प्रेग्नेंट हो। वो सूची के फैसले पर सवाल उठाती है, पूछते हुए कि सब लोगों में से एक डिलीवरी गाय ही मिला था। सूची बताती है कि उसने उस दिन बहुत ज्यादा पी ली थी और इसे एक गलती समझकर टाल देती है। लिन शुए उस पर जोर डालती है, पूछते हुए कि अब सूची क्या करने वाली है, उसे याद दिलाते हुए कि वो चिन फैमिली जैसे पावरफुल लोगों से अपनी प्रेगनेंसी हमेशा नहीं छिपा सकती। अपनी दोस्त को हैरान करते हुए सूची मजबूती से कहती है कि उसने बच्चे को रखने का फैसला किया है। लिन शुए को लगता है कि उसकी दोस्त पागल हो गई है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बताते हुए कि उसने उस आदमी वोंग हान से बात की है और उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा किया है। लेकिन लिन शुए को इस पर विश्वास नहीं होता। वो सूची पर चिल्लाती है, होश में आओ, तुम सू फैमिली की बेटी हो। वो वोंग हान को एक मामूली डिलीवरी गाय कहकर डिसमिस कर देती है जो उसके लायक नहीं है और चेतावनी देती है कि अगर चिन फैमिली को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस लेक्चर से थककर सूची अपना हाथ उठाकर उसे रोक देती है और कहती है कि वो सब संभाल लेगी। वो टॉपिक बदलती है, पूछते हुए कि लिन शुए सिटी में वापस क्यों आई है। लिन शुए बताती है कि उसके दादा जैंग निंग में एक बड़े इंपॉर्टेंट बिग शॉट से मिलने और आज रात के बिडिंग इवेंट को देखने आए हैं, इसलिए वो उनके साथ आ गई। सूची के ओ कहने पर उसकी दोस्त चिढ़ जाती है। अचानक लिन शुए का एक्सप्रेशन बदलता है और वो कहती है कि उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। पास आकर वो सूची के कान में एक भयानक प्लान बताती है। अगर उसका राज खुल गया तो उसे बस ये कहना है कि उस डिलीवरी गाय ने उसका रेप किया था। सूची घिन से जवाब देती है, कितना घटिया आइडिया है। इस बीच वोंग हान सू एस्टेट से निकलकर उस एक्सक्लूसिव विला डिस्ट्रिक्ट में पैदल चल रहा होता है। वो अपना फोन निकालता है और बड़बड़ाता है कि इस एरिया में कोई टैक्सी नहीं मिलती। ठीक तभी एक चमचमाती काली कार उसके पास आकर रुकती है। वोंग हान देखता है कि एक शार्प सूट में एक आदमी कार से बाहर निकलता है। वो बुजुर्ग सिल्वर बालों वाला आदमी वोंग हान के पास आता है और अदब से उसे यंग मास्टर कहकर सलाम करता है। वो आदमी अपना परिचय लिन चिंग यून के रूप में देता है, जो जिलोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है, और बताता है कि वो उसे बिडिंग इवेंट तक ले जाने के लिए यहाँ आया है। वोंग हान अब सारी कड़ियों को जोड़ते हुए उस फोन कॉल को याद करता है और कंफर्म करता है कि उसके दादा ने उसे इस अरेंजमेंट के बारे में बताया था। इससे उसकी एक ऐसी छिपी हुई ताकतवर पहचान सामने आती है जिसका उसकी डिलीवरी ड्राइवर वाली लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था।
इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए वोंग हान लिन चिंग यून से कहता है कि बिडिंग से पहले उसे नहाकर कपड़े बदलने हैं। लिन चिंग यून अदब से सहमत हो जाता है और अपने यंग मास्टर के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए सब कुछ अरेंज करने का वादा करता है। वो दोनों एक शानदार काली लिमोजीन में वहां से निकल जाते हैं। सीन बदलता है और हमें एक बड़े से बॉलरूम में चल रहे बस्लिंग बिडिंग इवेंट पर पहुंचते हैं जो अमीर मेहमानों से भरा हुआ है। वोंग हान वहां पहुंचता है और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी डिलीवरी जैकेट उतार कर एक शार्प टेलर मेड सूट पहन लिया था जिसमें वो भीड़ को देखते हुए काफी पावरफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा था। जब वो एक खिड़की के पास खड़ा होता है तो उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। ये सूची की बेस्ट फ्रेंड लिंगस्यू थी जो एक शानदार सफ़ेद इवनिंग गाउन में थी। वो तुच्छपन से उसके पास आती है और पूछती है, एक डिलीवरी गाय इतने एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता वो खुद ही एक नतीजे पर पहुंच जाती है और इल्ज़ाम लगाते हुए पूछती है, क्या तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। इससे पहले कि वोंग हान उसे सही कर पाता वो उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से उसे एक तरफ खींचती है, ये कहते हुए कि उसे बात करनी है। एक कोने में ले जाकर वो उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है, सूची मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है। वो उसे गुस्से में चेतावनी देती है कि अगर बच्चा पैदा होने पर उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो वो उसका जीना हराम कर देगी। ये सुनकर वोंग हान बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है, मुझे लगा सूची ने हॉस्पिटल में बच्चा गिरा दिया था। लिंगस्वे गुस्से में उसे बताती है कि वो गलत है और सूची ने बच्चे को रखने का फैसला किया है। ये नई जानकारी वोंग हान को हिराकर रख देती है और वो विश्वास न करते हुए सूची का नाम पुकारता है। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब वो सर्जरी के लिए नहीं गई थी। लिंगस्यू उसकी हिचकिचाहट को ये समझकर कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है अपनी धमकी दोहराती है, अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे। अपनी बात पर जोर देने के लिए वो अपनी स्टिलेटो हील को उसके जूते पर जोर से रगड़ती है जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है और वो एक अजीब सी संतुष्टि के साथ वहां से चली जाती है। जैसे ही लिंगस्यू जाती है बॉल रूम में एक अनाउंसर की आवाज़ गूंजती है जो मेहमानों को बताता है कि बिडिंग शुरू होने वाली है। वोंग हान जो अभी तक इसी सोच में था कि सूची ने बच्चा रख लिया है अब एक नई अर्जेंसी महसूस करता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो फैसला करता है कि वो अपना काम जल्दी से खत्म करके उसे ढूंढने जाएगा। ठीक तभी एक बिजनेस सूट में एक औरत उसके पास आती है और अदब से उसे यंग मास्टर कहकर सलाम करती है। वो अपना परिचय लियू यूए उसकी नई असिस्टेंट के रूप में देती है जिसे चेयरमैन लिन चिंग यून ने असाइन किया था। उसे देखते हुए वोंग हान कहता है, अब चलने का टाइम हो गया है। वो दोनों एक पावरफुल प्रेजेंस के साथ मेन इवेंट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपनी जगह लेते हैं एक मोटा भड़कीले कपड़े पहना हुआ आदमी आगे की तरफ आता है। वो बड़े गर्व से वहां मौजूद लोगों को ऐलान करता है कि आज का मेन बिड न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट चिन फैमिली के नाम होने वाला है। अपनी मूंछ पर ताव देते हुए वो सबको चेतावनी देता है कि या तो उन्हें इज्जत दो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये अहंकारी आदमी चिन ले था, चिन फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर। वोंग हान अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि ये आदमी कौन है। लियू यूए बताती है कि वो चिन फैमिली से हैं जो जांग निंग के सबसे अमीर परिवारों में से एक है और इस प्रोजेक्ट के लिए उनके सबसे बड़े राइवल हैं। एक तुच्छ भरी नज़र से वो सवाल करता है, ऐसा आदमी मुझसे कम्पीट करेगा। लियू यूए आगे बताती है कि चिन फैमिली इस प्रोजेक्ट को जीतकर सू फैमिली के साथ अपने शादी के अलायंस को यूज़ करके किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं। सू फैमिली का नाम सुनते ही वोंग हान के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे अपने कोवर्कर की बात याद आती है कि कैसे मिस सू की शादी एक बेकार अमीरजादे से हो रही है। उसे एहसास होता है कि ये अहंकारी आदमी चिन ले वही है जिससे सूची की शादी होने वाली है। एक गंभीर चेहरे के साथ अब उसे पूरी तस्वीर साफ दिख रही थी। सूची की सगाई, उसके परिवार की परेशानियां और ये बिडिंग वॉर सब आपस में जुड़ा हुआ था। ऑक्शनियर मेन आइटम लॉर्ड 053 को प्रेजेंट करता है जो न्यू डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा था। बिना हिचकिचाए चिनले अपना पैडल उठाता है और 5 बिलियन से बोली शुरू करता है। भीड़ में हैरानी की सरसराहट फैल जाती है। सब समझ जाते हैं कि चिन फैमिली इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए कुछ भी करेगी। वो आपस में फुसफुसाते हैं कि चिन और सू फैमिली की होने वाली शादी के बाद कोई भी उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही नीलामी तय हुई लग रही थी, वोंग हान ने शांति से अपना बिडिंग पैडल उठाया और 600 मिलियन की बोली लगा दी। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया और फिर वहां एकदम से खुसुर फुसुर शुरू हो गई। मेहमान सोचने लगे कि आखिर ये हिम्मत वाला आदमी है कौन। शायद कोई बाहर का है जो चिन फैमिली के खिलाफ जाने की जरूरत कर रहा है। उन्हें लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट तो चिन्स के लिए पक्का था और वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ चिन ले का घमंडी चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह शुद्ध गुस्से ने ले ली। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कस के भींची कि उसके नकल्स सफेद पड़ गए। उसने गुस्से से वोंग हान को घूरा और चिल्लाकर पूछा, तुम होते कौन हो? मौत को बुलावा दे रहे हो क्या? चिन ले का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। वो आदमी जो तुम्हारी मदद कर रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है।
और इस तरह उनके बीच तकरार शुरू हो गई। चिन ले के गुस्से का सामना करते हुए भी वॉन्ग हैन बिल्कुल शांत रहा। उसने आराम से इशारा किया, हम एक ऑक्शन में है, यहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? चिन ले, जिसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था, पलटकर बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यह प्रोजेक्ट चिन फैमिली को चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वॉन्ग हैन ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल आराम से सुना, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? आसपास के मेहमान शॉक में थे, आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन जो ताकतवर चिन फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। अपनी बेइज्जती से तल मिलाया हुआ चिन ले अपना पैडल उठाता है और 700 मिलियन की बोली लगाता है। बिना एक पल गवाए वॉन्ग हैन 800 मिलियन बोल देता है। बिडिंग की ये जंग चलती रहती है और माहौल में टेंशन बढ़ता जाता है। चिन ले अपने लोगों के साथ वॉन्ग हैन के पास आता है। उसके चेहरे के सामने आकर वो चिल्लाता है, जैंगनिंग सिटी में चिन फैमिली ही कानून है। वो आखिरी उम्मीद भरी कोशिश करते हुए 900 मिलियन की बोली लगाता है और वॉन्ग हैन को चैलेंज करता है, अगर मरने का शौक है तो बोली लगाते रहो। वॉन्ग हैन बस हंस देता है, जैसे उसे बड़ा मजा आ रहा हो, और कैजुअली 1 बिलियन की बोली अनाउंस कर देता है। सबके सामने इस तरह बेइज्जत होकर चिन ले आखिरकार अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाता है, तू पिटना चाह रहा है, और वॉन्ग हैन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारने की कोशिश करता है। लेकिन वॉन्ग हैन की फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। वो आसानी से उस अनाड़ी हमले से बच जाता है और एक ही झटके में चिन ले के चेहरे पर एक पावरफुल पंच जड़ देता है। चिन ले दर्द से चिल्लाता हुआ दूर जा गिरता है। वॉन्ग हैन नफरत से पूछता है, तुझे क्या लगा तू अकेला मुझे संभाल लेगा? जैसे ही चिन ले नशे में पड़ा होता है, उसके 2 बॉडीगार्ड्स उठकर वॉन्ग हैन पर हमला कर देते हैं। आगे होने वाली फाइट बेहद तेजी से खत्म हो जाती है। वॉन्ग हैन कमाल की स्पीड से मूव करता है और उन्हें आसानी से अपने पावरफुल किक्स और स्ट्राइक से धूल चटा देता है, जिसके बाद वो बॉल रूम के फ्लोर पर हारे हुए पड़े थे। चिन ले मुश्किल से उठता है, अपने सूजे हुए चेहरे को विश्वास नहीं करते हुए पकड़ता है। वो वॉन्ग हैन पर चिल्लाता है, तुझे मरने का शौक है जो मुझ पर हाथ उठाया? वॉन्ग हैन एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, लेकिन अभी तो मैं तुझे ही मार रहा हूं। वो एक और हमला करता है और चिन लेके एक आदमी को एक जोरदार लात मारकर हवा में उड़ा देता है। वो बॉडीगार्ड एक जोर की थर्ड आवाज के साथ आकर ठीक अपने बॉस के ऊपर गिरता है और दोनों एक बेइज्जत ढेर में बेहोश हो जाते हैं। फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है और वॉन्ग हैन उस कियोस्क के बीच शांति से खड़ा रहता है। वो हैरान रूम की तरफ मुड़ता है और डरे हुए ऑक्शनियर से कैजुअली पूछता है, क्या कोई और बोली लगाएगा? ऑक्शनियर हकलाते हुए जल्दी से जवाब देता है कि कोई और बिडर नहीं है। ऑक्शन जीतने के बाद वॉन्ग हैन का काम पूरा हो जाता है। वो अपनी असिस्टेंट लियू यूए की तरफ मुड़ता है और उसे डॉक्यूमेंट साइन करके फंड्स ट्रांसफर करने का निर्देश देता है, ये कहते हुए कि उसे एक जरूरी काम है। वो आखिरी बार हाथ हिलाता है और कॉन्फिडेंटली बॉल रूम से बाहर चला जाता है, सबको उस शक्तिशाली प्रदर्शन के झटके में छोड़कर जो उन्होंने अभी अभी देखा था। कहानी एक शानदार कमरे में शिफ्ट होती है जहां लिंगशु अपने दादा के सामने खड़ी थी, जो वही लिंग या योंग है जो वॉन्ग हैन के लिए काम करते हैं। वो पूछती है कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया, जिसके कारण वो ऑक्शन मिस कर गई। उसके दादा उसे चेतावनी देते हैं कि जब उनके मेहमान आ जाएं तो वो सावधान रहें, ये मानते हुए कि वो अभी तक उस व्यक्ति के स्वभाव को समझ नहीं पाए हैं। लिंगशु हंसती है, ये सोचते हुए कि ऐसा कौन सा बिग शॉट आ गया जिसके लिए उसके पावरफुल दादा इतने सावधान हो रहे हैं। ठीक तभी एक सहायक अंदर आता है और चेयरमैन को बताता है कि ऑक्शन खत्म हो गया है। लिंग या युंग पूछते हैं कि क्या चिन फैमिली जीत गई, लेकिन सहायक बताता है कि जीतने वाला कोई और था। लिंगशु शॉक हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोजेक्ट चिन फैमिली के हाथ से निकल गया और सोचती है कि आखिर इतना हिम्मत वाला कौन हो सकता है जो इनसे ये छीन ले। उसके दादा शांति से उसे बताते हैं कि जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहे हैं वो आ चुका है। अपने फोन को देखते हुए शायद कोई न्यूज अपडेट, लिंगशु कहती है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ये खबर इतनी जरूरी थी कि वो इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने दादा को कहती है कि वो अपनी दोस्त सूची को कॉल करने के लिए बाहर जा रही है। जब वो एक हॉलवे में चल रही होती है तो वो अपने विचारों और फोन कॉल में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि कैसे चिन फैमिली की हार ने सू फैमिली के साथ उनके प्लान किए गए सहयोग को खतरे में डाल दिया है। अपनी बेस्ट फ्रेंड तक ये खबर पहुंचाने के लिए वो इतनी बेचैन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ जा रही है। वो सीधे जाकर वॉन्ग हान से टकरा जाती है, जो दूसरी दिशा से आ रहा था। टक्कर जोरदार थी और उसके सीने से टकराते ही उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। गुस्से में वो ऊपर देखती है और उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाती है। वो उस पर चिल्लाती है, फिर से तुम देखकर नहीं चल सकते क्या, बदबूदार फूड डिलीवरी गाय?
लेकिन उसका जरूरी कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो जल्दी से चुपचाप खड़े वोंग हान की तरफ पीठ करती है और आगे बढ़ती जाती है अपने फोन में सूची को ये जरूरी खबर देने के लिए। वोंग हान बस उसे एक शांत अनजान एक्सप्रेशन के साथ जाते हुए देखता है। लिंग जुए के जाने के बाद वोंग हान लिंग क्यूंग युंग से मिलने के लिए अंदर जाता है। वो बुजुर्ग आदमी अदब से उनका स्वागत करता है। वोंग हान कंफर्म करता है कि ऑक्शन में उसका काम हो गया है और फिर कैजुअली उस लड़की के बारे में पूछता है जिससे वो अभी टकराया था। लिंग क्यूंग युंग उसे बताता है कि वो उसकी पोती लिंग जुए है और खास तौर पर बताता है कि वो अनमैरिड है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो वोंग हान की बहुत बड़ी फैन है और हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। मैच मेकिंग की इस कोशिश पर वोंग हान को हंसी आ जाती है और वो थके हुए अंदाज में कहता है, रहने दो प्लीज। टॉपिक बदलते हुए वोंग हान बैठता है और लिंग क्यूंग युंग से पूछता है कि क्या वो सूची को जानता है। लिंग क्यूंग युंग बताता है कि वो सू फैमिली की यंग लेडी है, अपनी जनरेशन की सबसे टैलेंटेड लड़की, लेकिन परिवार में बेटों को ज्यादा तवज्जो देने के कारण उसे लाइमलाइट से दूर रखा गया है। वो कंफर्म करता है कि चिन फैमिली प्रोजेक्ट जीतने के बाद सू फैमिली के साथ शादी का रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वोंग हान ने बीच में दखल दे दिया, अब वो प्लान डिले हो गया है। क्यूरियस होकर वो उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछता है, जैसे कि सूची की डेली लाइफ और रोमांटिक हिस्ट्री। लिंग क्यूंग युंग उसे बताता है कि सू फैमिली की परवरिश बहुत सख्त है और सूची का स्वभाव जिद्दी है। वो कहता है कि वो आसानी से लोगों से घुलती मिलती नहीं है और जहां तक वो जानता है उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये नई जानकारी सुनकर वोंग हान के चेहरे पर एक शातिर जानकार मुस्कान आ जाती है। ठीक तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी पर सूची का नाम था। वो आराम से फोन उठाता है और कहता है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ से सूची पूछती है कि क्या उसके पास टाइम है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। वोंग हान तुरंत हाँ कर देता है और उसकी लोकेशन पूछता है। अब उसका जरूरी काम साफ था। वोंग हान उठने के लिए खड़ा होता है। वो लिंग क्यूंग युंग को बताता है कि वो जा रहा है और वो ओल्ड मैन को रिपोर्ट कर सकता है। जब वोंग हान बाहर जा रहा होता है, लिंग क्यूंग युंग अपनी पोती को प्रमोट करने की एक आखिरी कोशिश करता है, बताते हुए कि उसने लंदन की रॉयल अकेडमी से ग्रेजुएशन की है, ठीक वोंग हान की तरह। बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए वो उसे टाल देता है। इस बारे में अगली बार बात करेंगे। सीन सिटी को देखते हुए एक पार्क में शिफ्ट होता है, जहां सूची एक बेंच पर अकेले बैठी कुछ सोच रही थी। कुछ देर बाद वोंग हान अपनी रेड मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचता है, अब वापस अपने शार्प सूट में। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो सीधे मुद्दे पर आता है। वो उससे कहता है कि वो बच्चे के बारे में चिंता ना करे और वो दोनों को सपोर्ट करेगा। फिर वो एक पक्का ऑफर देता है, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हम जब चाहें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह वो अपनी जिम्मेदारी का वादा पूरा करता है। उसके इस कॉन्फिडेंट वादे के बावजूद सूची अभी भी संदेह में थी। एक फीकी मुस्कान के साथ वो उसकी ऐसी कमिटमेंट पूरी करने की क्षमता पर सवाल उठाती है। बेफिक्र होकर वो दूर देखता है और पूछता है, मैं क्या अफोर्ड नहीं कर सकता? अपनी बात साबित करने के लिए सूची अपनी कलाई उठाती है, उसे अपनी महंगी घड़ी दिखाती है और पूछती है कि क्या वो उसकी कीमत जानता है। हैरानी भरी महारत के साथ वोंग हान घड़ी को सही पहचानता है। ये पाशा डे कार्टियर है, 42 mm 18K रोज गोल्ड मॉडल, और उसकी सही कीमत बताता है 3,52,000। उसके इस डिटेल ज्ञान से सूची साफ तौर पर शॉक हो जाती है। वो उस पर जोर डालती है, पूछती है कि एक डिलीवरी गाय के तौर पर वो एक साल में कितना कमाता है और उसे सिर्फ ये एक चीज खरीदने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा। वोंग हान उसे तसल्ली देता है कि वो पैसे की चिंता ना करे और बच्चे को पैदा करने के लिए उसे हिम्मत देता है। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो उसे या बच्चे को किसी भी मटेरियल चीज की कमी नहीं होने देगा। यहाँ तक कि ये दावा भी करता है कि उनका खर्च उठाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूची उसकी इस बड़ी बात पर आंखें घुमाते हुए सूखे अंदाज में पूछती है, अगर तुम शेखी ना बगाड़ो तो मर जाओगे क्या? उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब सूची का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आती है। उसकी माँ उससे जल्दी घर आने को कहती है, उसे बताते हुए कि चिन्हाओ घर पर उनका इंतजार कर रहा है शादी के बारे में बात करने के लिए। सूची शांति से हाँ में जवाब देती है। वोंग हान की तरफ मुड़कर वो उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो कहता है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। वो उसे मोटरसाइकिल पर बैठने में मदद करता है और वो दोनों तेजी से निकल जाते हैं। सफर के दौरान सूची वोंग हान की पीठ से टिक जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सुकून भरी मुस्कान आ जाती है जब वो अपनी आंखें बंद करती है, जैसे कि वो काफी संतुष्ट हो। जल्द ही वो सू फैमिली की एस्टेट पर वापस पहुंच जाते हैं। वोंग हान उसे सामने के दरवाजे तक छोड़ता है और जैसे ही वो अंदर आते हैं, सूची अपनी माँ को आवाज लगाती है कि वो घर आ गई है। उसकी माँ यांग हुई तुरंत गुस्से में सामने आती है और अपनी बेटी को इतनी देर तक बाहर रहने के लिए डांटती है, उसे बताते हुए कि चिन हाउ कब से इंतजार कर रहा है। बैकग्राउंड में सूट पहने एक मोटा सा आदमी सोफे पर बैठा हुआ था।
सुइची बस इतना कहती है कि वो वॉक पर गई थी। तब उसकी माँ की नज़र उसके पीछे खड़े वोंग हान पर पड़ती है और वो नफरत से पूछती है कि वो किसी को साथ क्यों ले आई, उसे याद दिलाते हुए कि चिन हाओ के साथ उसकी शादी नज़दीक है। सोफे पर बैठा आदमी खड़ा होता है और सुइची को ग्रीट करता है, कंफर्म करते हुए कि वो शादी के मामलों पर चर्चा करने आया था। वो एक चालाक मुस्कान देता है और अपना परिचय चिन हाओ, चिन फैमिली के दूसरे यंग मास्टर के रूप में देता है। अपने मंगेतर चिन हाओ का सामना करते हुए सुइची उनकी शादी को रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि क्योंकि चिन फैमिली नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की बोली हार गई है, उनके परिवार का प्लान किया गया सहयोग अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और इसलिए उनकी शादी भी टाल देनी चाहिए। लेकिन चिन हाओ बोली हारने को एक छोटी सी बात कहकर टाल देता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो जोर देता है कि उन्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में नेगोशिएट हो सकता है। उसके विचार उसके असली इरादे जाहिर करते हैं। वो पहले उसे बिस्तर पर ले जाना चाहता है और फिर बाद में फैसला करेगा कि क्या उसे उसके परिवार को जरूरी पैसे देने हैं या नहीं। सुइची की माँ यांग हुए मिन बेबस होकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। वो अपनी बेटी से मिन्नतें करती है, उसे याद दिलाते हुए कि चिन हाओ ने वादा किया है कि जैसे ही वो शादी करेंगे वो सू फैमिली की मदद के लिए 1 बिलियन देगा। लेकिन सुइची तेजी से उसकी बात काट देती है और कुछ मत कहना। एक अटल निश्चय के साथ वो ऐलान करती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। उसके इनकार से उसकी माँ और चिन हाओ दोनों हैरान रह जाते हैं। एक हिम्मत भरा कदम उठाते हुए सुइची वोंग हान के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और ऐलान करती है कि वो न सिर्फ चिन हाओ से शादी नहीं करेगी बल्कि वो वोंग हान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। उसकी माँ डग से चीख पड़ती है, अपनी बेटी को पकड़ती और पूछती है, क्या तुम समझ रही हो, तुम क्या कह रही हो? ये बताते हुए कि वोंग हान सिर्फ एक फूड डिलीवरी गाय है। सुइची अपनी माँ से मिन्नतें करती है, जोर देकर कहती है कि वो चिन हाओ से जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती और वादा करती है कि थोड़े समय के साथ वो सू फैमिली को उनके संकट से निकाल सकती है। अपनी बेटी के इस शर्मनाक बर्ताव से गुस्सा होकर यांग हुई सुइची को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले कि हाथ उसके चेहरे तक पहुंचता, वोंग हान का हाथ तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है, थप्पड़ को रोक देता है। वो ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि जिम्मेदारी से काम करने में क्या बुराई है। फिर वो शर्म का इल्जाम उस पर ही पलट देता है, पूछते हुए कि अपनी ही बेटी को फायदे के लिए एक घटिया आदमी को बेच देना, इसमें कोई शर्म नहीं है क्या? जब वो उसकी पकड़ में छटपटाती है, उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती है। मामला और बिगड़ जाता है। चिन हाओ जो अब तक ये ड्रामा देख रहा था, आखिरकार फट पड़ता है। वो सुइची पर इल्जाम लगाते हुए उंगली उठाता है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और उसे बेशर्म कहता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया होगी। वो गुस्से में कहता है कि कैसे उसने एक डिलीवरी गाय को अपने साथ सोने दिया और फिर अपना सारा गुस्सा वोंग हान पर निकालता है, उसे मारने की कसम खाते हुए। सुइची बस पास में खड़ी हैरान और डर से सहमी रह जाती है। इससे पहले कि चिन हाओ कुछ कर पाता, वोंग हान बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। वो चिन हाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वोंग हान हैरान सुइची को अपने पीछे सुरक्षा के लिए खींच लेता है। वो गिरे हुए चिन हाओ को घूरता है और ऐलान करता है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसका मतलब वो मेरी औरत है। तुझे उस पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए चिन हाओ विश्वास ना करते हुए चिल्लाता है कि वोंग हान ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। उसका गुस्सा उबाल मार रहा था। वो पास की टेबल से एक भारी एशट्रे उठाता है और उस जोड़े पर हमला करता है, चिल्लाते हुए, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एक शांत तसल्ली भरी मुस्कान के साथ वोंग हान सुइची से कहता है कि वो उसके पीछे खड़ी रहे और वो घबराहट में हाँ कह देती है। जैसे ही चिन हाओ एशट्रे घुमाते हुए आगे बढ़ता है, वोंग हान आसानी से हमले से बच जाता है। एक ही झटके में वो चिन हाओ के जबड़े पर एक तबाहकुन घूसा मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ गिर जाता है और एशट्रे उसके हाथ से छूट जाती है। जब चिन हाओ नशे में पड़ा होता है, वोंग हान उसके ऊपर खड़ा होता है और ऐलान करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? अभी बात खत्म नहीं हुई थी। वोंग हान उस पिटे हुए आदमी के ऊपर बैठ जाता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। वो चिन हाओ के चेहरे पर लगातार कई ब्रूटल घूंसे बरसाता है, उसके शिकार की दर्द भरी चीखों और मदद के लिए गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वो एक और वार के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है, सूची उसे रुकने के लिए आवाज देती है। ठीक उसी पल एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है, किसने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत की? एक प्रभावशाली लोगों का ग्रुप अंदर दाखिल होता है, जिनका नेतृत्व एक बुजुर्ग प्रतिष्ठित आदमी कर रहा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक छड़ी थी।
सूची उस आदमी को शौक और डर से देखती है और उसे दादा कहकर पुकारती है। परिवार के मुखिया के आने से सब जम जाते हैं। सूची के दादा परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सीन का जायजा लेते हैं। चिन्हाव जमीन पर पिटा हुआ, सूची एक अनजान आदमी के साथ और उसकी मां शौक में। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा गंभीर था। जब उसने ऐलान किया कि उसने सब कुछ सुन लिया है, वो अपनी तेज नजर अपनी पोती पर घुमाता है और अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए पूछता है, क्या ये सच है कि तुम इस डिलीवरी गाय के बच्चे की मां बनने वाली हो? धीमी हारी हुई आवाज में सूची कंफर्म करती है कि ये सच है। ये इकरार सू परिवार में पैनिक फैला देता है। वो चिल्लाते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और वो शक्तिशाली चिन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। उसके दादा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, गरजते हैं कि इसका एक ही समाधान है, बच्चे को तुरंत गिरा दिया जाए। लेकिन चिन्हाव मुश्किल से उठता है और असहमति जताता है। वो चिल्लाता है कि अगर वो बच्चा गिरा भी दे तो उसकी जैसी गंदी औरत कभी उसके परिवार के घर में कदम नहीं रखेगी। ये सुनते ही सू परिवार के होश उड़ जाते हैं। सिचुएशन का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। वो रोने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, एक दूसरे पर सूची को बिगाड़ने का इल्जाम लगाते हुए और अफसोस करते हुए कि अब सू परिवार बर्बाद हो गया है। सूची उनके इल्जामों के बीच शांति से खड़ी रहती है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। आखिरकार वो भी फट पड़ती है, उन सब से बहस बंद करने को कहती है। भावनात्मक और शारीरिक तनाव उस पर हावी हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाती है, अपने सर को पकड़ती है जब उसे चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि वो गिर पाती, वोंग हान उसे संभालने के लिए वहां होता है। वो उसे स्थिर रखता है और तसल्ली देता है, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जैसे ही वो उसे अपनी गोद में उठाता है, उसके परिवार वाले उसके माँ बाप सहित आगे बढ़ते हैं। उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसे छोड़ने को कहते हैं और उसकी टांगे तोड़ने की धमकी देते हैं। वोंग हान उन्हें पूरी नफरत से देखता और पूछता है, तुम लोग खुद को इंसान भी कहते हो? बिना एक और शब्द कहे वो मुड़ता है और अब बेहोश सूची को उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है। जब उसके माँ बाप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से उन्हें लात मारकर एक तरफ कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो दरवाजे पर रुकता है और हैरान और डरे हुए परिवार की तरफ मुड़ता है। ठंडे अटल निश्चय के साथ वो ऐलान करता है, मैं सूची को अपने साथ ले जा रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जिससे वो उसे रोकने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। सूची को बेहोश हालत में अपनी गोद में लिए वोंग हान उसके हैरान परिवार से कहता है कि क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो जा रहा है। वो उसे उस अफरा तफरी भरे सू एस्टेट से अपने मॉडर्न ऊंचे अपार्टमेंट में ले जाता है। अंदर वो धीरे से अभी भी बेहोश सूची को सोफे पर लिटाता है। ऐसा करते हुए एक कार्ड उसके पर्स से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो आराम कर रही है, वोंग हान को वो कार्ड दिखता है और वो उसे उठा लेता है। वो उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि आज उसका बर्थडे है। उसे उसके लिए दया महसूस होती है, ये सोचते हुए कि भले ही वो एक अमीर परिवार से है, ऐसा लगता है कि किसी को उसका खास दिन याद नहीं था। उसके सोते हुए रूप को देखते हुए वो ये दिखाने का फैसला करता है कि वो क्या करने में सक्षम है, इस बात को दोहराते हुए कि वो उसकी औरत है। लगभग 20 मिनट बाद सूची को होश आना शुरू होता है। वो धीरे धीरे उठकर बैठती है, अभी भी नींद में और डिसोरिएंटेड, अपनी आंखें मलती हुई सोचती है कि वो कहाँ है। ठीक तभी वोंग हान दूसरे कमरे से बाहर निकलता है, एक एप्रन पहने हुए। वो खाने का एक बोल आगे बढ़ाता है। अब जब तुम जाग गई हो तो तुम्हें भूख लगी होगी। सूची डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है जहां वोंग हान ने एक शानदार खाना तैयार किया था, खास उसके लिए। वो अलग अलग डिशेस से आ रही स्वादिष्ट खुशबू से प्रभावित होती है, जिसमें स्टीम डेलिकेसीज, एक फ्रूट और चीज प्लेटर और कई ड्रिंक्स शामिल थे। वोंग हान बढ़ा चढ़ा के कहता है कि उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि दुबई की एक राजकुमारी भी इसका स्वाद चखने के लिए गिड़गिड़ाएगी। उसके इस घमंड पर मुस्कुराते हुए सूची पूछती है, अगर तुम ब्रैग नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? जब वो खाने के लिए बैठते हैं, वोंग हान उससे कहता है कि आज के दिन उसे मरना शब्द बोलने की इजाजत नहीं है, जिससे सूची कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि वो पूछ पाती, वो अपना सरप्राइज सामने लाता है। वो एक छोटा सा गुलाबी केक लाता है जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो इसे हैरान सूची के सामने पेश करता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। पूरी तरह से हैरान सूची अपने मुंह को ढक लेती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? वोंग हान बस मगली मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी अमेजिंग हूँ? भावनाओं से अभिभूत होकर सूची कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंख में एक आंसू आ जाता है। ये देखकर वोंग हान उससे मजाक करते हुए कहता है, क्या तुम इतनी इमोशनल हो गई कि आंसू आ गए? रोना ठीक है। फिर वो दावा करता है कि वो तुम्हें अपना कंधा दे सकता है, एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स को भी नहीं मिलती। उसके इस अजीब घमंड से टेंशन खत्म हो जाती है और सूची सच में हंस पड़ती है। फिर वो उसे खाना ट्राई करने के लिए कहता है। सूची एक बाइट लेती है और तस्लीम करती है कि टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। वोंग हान अपने यूजुअल एरोगेंस के साथ जवाब देता है, ऑफ कोर्स। कुछ देर दोनों साइलेंटली खाते हैं। डिनर खत्म होने के बाद वोंग हान सूची को कहता है कि केक का कैंडल बुझाकर एक विश मांगे।
सूची आंखें बंद करती है, हाथ जोड़ती है और धीमी आवाज में एक छुपी हुई दुआ मांगती है। मोमेंट के गुजर जाने के बाद वोंग हैन सीरियस टोन में उससे पूछता है, अब तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? सूची उसकी आंखों में देखकर याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनका सपोर्ट करेगा। वो पूछती है, अब तुम अपने बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे ना? वोंग हैन उसे तसल्ली देता है कि वो अपना वादा तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक चैलेंज फेंकता है, तुम्हें सच्ची में इतना हिम्मत है कि एक डिलीवरी गाय से शादी करोगी? ये सुनते ही सूची के अंदर एक आग सी भड़क उठती है। वो खड़ी हो जाती है और गुस्से भरी हिम्मत के साथ अनाउंस करती है, हाँ मुझे हिम्मत है, और अगर तुमने कभी मुझे और बच्चे को सपोर्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के दोबारा शादी कर लूंगी। इस बोल्ड जवाब के साथ वोंग हैन फैसला कर लेता है, ठीक है, कल ही हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सूची की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठता है। वो जवाब देती है, मैं नहीं डरती। वोंग हैन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पीछे झुक जाता है और कहता है, तो तय हो गया। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजता है। वो सूची से कहता है, मुझे ये कॉल लेना होगा, और बैल्कनी पर निकल जाता है। फोन पर दूसरी तरफ उसका आदमी श्याओ हुआ हादसे की तरह ब्रेथलेस लग रहा था। बॉस, आप खतरे में हो, एक असैसिन हाइड्रा जैंगनिंग आ रहा है आपको मारने। आराम से सिगरेट जलाते हुए वोंग हैन काम रहता है। वो पूछता है, क्या सोर्स रिलायबल है? लोकेशन कंफर्म हुई? श्याओ हुआ बताता है कि उसे लास्ट टाइम लिन फैमिली की विला के आसपास देखा गया था। वोंग हैन सिगरेट का धुआं छोड़कर कहता है, समझ गया, कल मैं खुद इस हाइड्रा का हिसाब कर लूंगा। तभी अंदर सोफा पर बैठी हुई सूची अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंग शुए से कॉल पर थी, केक खाते हुए और फोन पकड़े। लिंग शुए उसे बर्थडे विश करती है और मजाक में पूछती है, क्या वो पहली थी विश करने वाली? सूची मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, तुम सेकंड हो। शॉक्ड लिंग शुए तुरंत पूछती है, फर्स्ट कौन था? ये चिन्ह तो नहीं? सूची बैल्कनी की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, वो। लिंग शुए का गुस्सा फट पड़ता है, मतलब तुम फिर से उस डिलीवरी गाय के साथ? सूची एक बाइट और लेती है, सांस छोड़ती है और कहती है, ये लंबा किस्सा है, लेकिन कल हम शादी रजिस्टर करने जा रहे हैं। इस न्यूज से लिंग शुए पैनिक हो जाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? डिलीवरी गाय से शादी? मुझे तुरंत तुम्हारी लोकेशन चाहिए। सूची शांति से कहती है, मैं उसके घर पर हूं। लिंग शुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूं। मैं उस बिग शॉट से जो प्रोजेक्ट जीता है, जो मेरे दादा जानते हैं, उससे मदद मांगने वाली हूं। लेकिन इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। सूची हैरान और परेशान रह जाती है। बैल्कनी पर कॉन्वर्सेशन ज्यादा गहन हो चुका था। श्याओ हुआ रिपोर्ट देता है, और भी प्रॉब्लम है, 2 दिन पहले एल्डेस्ट प्रिंसेस ने आपके बारे में पूछा था। वोंग हैन का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। वो गुस्से से पूछता है, क्या तुमने उसे बताया कि मैं जैंगनिंग में हूं? नर्वस हुआ एडमिट करता है, बॉस, मेरी मजबूरी थी। आप जानते हो उनका गुस्सा, अगर मैं मना करता तो शायद वो मेरी जान ले लेती। मुझे अपना बचाव करना पड़ा। ये सुन के वोंग हैन शॉक में अपना लाइटर गिरा देता है। वो फोन में चिल्लाता है, तुमने मुझे बेच दिया? हुआ सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। बॉस, एक्चुअली वो प्रिंसेस आपके लिए परफेक्ट मैच है, उनका रॉयल बैकग्राउंड आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वोंग हैन गुस्से में चिल्लाता है, बंद करो बकवास, वापस बताओ वो कब आ रही है। डर के मारे श्याओ हुआ नेटवर्क का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। वोंग हैन बैल्कनी पर अकेला रह जाता है। फ्रस्ट्रेशन में क्राउच करते हुए सोचता है कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। इरिटेटेड वो कहता है, अब कौन परेशान कर रहा है? स्क्रीन देखकर वो रुक जाता है। मैसेज एक अननोन नंबर से था। सेंडर का नाम था लिनिक्स यू, लिन किंग यून की पोती। मैसेज में लिखा था, मैं एक बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोज करती हूँ। आप सिटी में नए हो और अगर आप सू फैमिली के साथ नई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप मान जाएं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बोल्ड प्रपोजल पढ़कर वोंग हैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इस लड़की में हिम्मत तो है। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसका फोन बजता है। ये कॉल लिन किंग यून का था। वो शांत आवाज में अपनी पोती की हरकत के लिए माफी मांगता है। वोंग हैन काम टोन में कहता है, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर वो अपना डिसीजन सुनाता है, मुझे कल एक स्नाइपर राइफल और 2 बुलेट्स चाहिए, मैं खुद आकर ले जाऊंगा। और सू फैमिली के नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल सूची को दो। उस फैमिली के किसी और को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। बिना एक पल गवाए लिन किंग यून अग्री कर लेता है, यस यंग मास्टर। अंदर जब वोंग हैन बालकनी पर बिजी था तब सूची अपने फोन पर एक टेक्स्ट रिसीव करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड लिनिक्स यू ने। मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम्हें पता है मैंने उस मिस्टीरियस बिग शॉट को कांटेक्ट किया जो ऑक्शन जीता था। उसने कोऑपरेट करने के लिए हाँ बोल दी है और सबसे बड़ी बात, उसने इंसिस्ट किया कि प्रोजेक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो। सूची इस मैसेज को पढ़कर स्टन रह जाती है।
उसके होंठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आती है, बिना जाने कि उसके बिल्कुल पास बैठा इंसान और कोई नहीं, वही बिग शॉट वोंग हान खुद है। लिनेक्स भी बताती है कि उन्हें कल डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मिलना है। इस खबर से खुश होकर वो रिप्लाई करती है कि वो कल उससे मिलेगी। ठीक तभी वोंग हान वापस अंदर आता है और उसके चेहरे पर खुशी देखकर पूछता है, क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। उसे अभी भी एक मामूली डिलीवरी गाय समझते हुए वो बात को टाल देती है। प्रोजेक्ट की बात है, तुम नहीं समझोगे। फिर उसे हैरानी होती है कि वोंग हान ने उसे पढ़ते हुए देख लिया और वो उसे चिढ़ाता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत है। वो उसके करीब झुकता है, उनके चेहरे के बीच बस कुछ इंच का फासला था। वो फुसफुसाते हुए कहता है, मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। उसकी इतनी नजदीकी से सूची घबरा जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो हकलाते हुए पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमसे शादी के लिए हाँ कहने का मतलब ये नहीं कि तुम कोई मूव करने के बजाय वोंग हान धीरे से बेड से एक तकिया उठा लेता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। जाते जाते वो कैजुअली कहता है, वैसे बेड पर पड़ना प्रेग्नेंट औरतों के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे सूची शर्म से लाल हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। वापस लेटकर वो शर्मिंदा होती है, ये सोचते हुए कि उसे सच में लगा था कि वो कुछ करने वाला है। अगली सुबह होती है। अपार्टमेंट की बालकनी पर वोंग हान एक कठिन वर्कआउट कर रहा था, एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप्स। पजामे में सूची बाहर आती है और उसे देखती है। मुस्कुराते हुए वो मजाक में पूछती है, क्या तुम टोड स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहे हो? वो आराम से नीचे उतरता है और उसे ठीक करता है। इसे ड्रैगन कॉइलिंग हैंड कहते हैं, एक नाम जो उसने कभी नहीं सुना था। वो बताता है कि ये कोई दिखावे वाला मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि असलियत में एक किलिंग टेक्निक है और कुछ तेज मूवमेंट्स करके दिखाता है। क्यूरियस होकर सूची पूछती है, एक मामूली डिलीवरी गाय को इतनी खतरनाक चीज सीखने की क्या जरूरत है? वोंग हान रुकता है और उसे देखता है, अपने पिता की दी हुई सीख बताते हुए, मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल झगड़े रोकने और अपने परिवार को बचाने के लिए करो। सूची प्रभावित होती है और मानती है कि उसके पिता के शब्द बहुत समझदारी भरे थे। टॉपिक बदलते हुए वोंग हान कहता है कि उसने नाश्ता बना दिया है और उसके लिए टॉयलेटरीज भी तैयार कर दी हैं। इस बात से खुश होकर वो कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा बड़ा सा आदमी इतना थॉटफुल हो सकता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो जवाब देता है, अभी बहुत कुछ है जो तुमने मेरे बारे में महसूस नहीं किया है। फिर वो कहती है कि खाने के बाद उसे उसके साथ उसके घर चलना होगा। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों? वो बताती है, हमें मेरी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए, वरना हम शादी रजिस्टर नहीं कर सकते। वोंग हान उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम सच में मुझ जैसे डिलीवरी गाय से शादी करने के लिए श्योर हो? उकसाने जाने पर सूची को गुस्सा आ जाता है, ये सोचते हुए कि वो पीछे हट रहा है। वो चिल्लाती है, मैं नहीं डरती, जल्दी करो ताकि हम तुरंत शादी रजिस्टर कर सकें। जब वो उसकी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे होते हैं तो सूची एक प्रैक्टिकल सवाल उठाती है, क्या हमें पहले तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहिए? वोंग हान इस बात को टाल देता है, कोई जरूरत नहीं, हम बच्चा पैदा होने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। कंफ्यूज होकर सूची पूछती है, इंतजार क्यों करना है? एक शातिर मुस्कान के साथ वोंग हान बताता है, मुझे डर है कि मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करेगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरी फैमिली को मजबूरन इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर सूची अपनी कमर पर हाथ रखती है और ताना मारते हुए पूछती है, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे घर जमाई बन रहे हो? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके लुक्स, फिगर और टेम्परामेंट की तारीफ करता है, लेकिन फिर कहता है, पर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कम है। ऑफेंड होकर वो पूछती है, तो तुम सोचते हो कि तुम मेरे लिए काफी से ज्यादा अच्छे हो? वोंग हान हंसकर बात को टाल देता है, इतना सीरियसली मत लो, और उसे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहता है। वो गुस्से में हफ करके उसके पीछे बैठ जाती है। वो उसे अपनी कमर को कसकर पकड़ने को कहता है और वो तेजी से सड़क पर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। एक छिपी हुई जगह से चिन्हाव और उसका एक मस्कुलर साथी उन्हें जाते हुए देखते हैं। वो साथी नफरत से कहता है, उसने एक रात डिलीवरी गाय के साथ गुजारी, और अपने यंग मास्टर से पूछता है कि क्या करना है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिन्हाव एक बेहद क्रूर आदेश देता है। वो अपने आदमी से कहता है, उस डिलीवरी गाय को मार दो और उस कमीने को मेरे लिए एक होटल में ले आओ। वो साथी अपनी उंगलियां चटकाता है और कहता है कि वो अपने आदमियों को लेकर तुरंत उनका पीछा करेगा। जब वोंग हान और सूची शहर से गुजर रहे होते हैं तो वो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है कि एक सफेद वैन उनका पीछा कर रही है। वो समझ जाता है कि उनका पीछा हो रहा है। तेजी से सोचते हुए वो पीछे झुकता है और सूची से कहता है, प्लान में थोड़ा चेंज है, तुम पहले घर जाकर अपना सामान ले आओ, मुझे एक काम है। खतरे से अनजान वो मान जाती है।
वोंग हान फिर तेजी से गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए अपने पीछा करने वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है। अपने प्लान के मुताबिक वोंग हान सूची को एक सेफ हाउस पर छोड़ता है। जब वो सुरक्षित अंदर चली जाती है तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर वापस बैठता है और तेजी से निकल जाता है, पीछा करने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हुआ। सफेद वैन तुरंत उसका पीछा करती है, एक अमीर इलाके में उसके पीछे पीछे। वोंग हान उन्हें थोड़ी देर तक घुमाता है और फिर एक बड़े मॉडर्न विला के सामने रुक जाता है, एक जानबूझकर चुनी गई जगह। वो अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और नीचे उतरता है, जैसे इंतजार कर रहा हो। उसकी नजर विला के सेकंड फ्लोर की बालकनी पर जाती है और वहां छिपे एक स्पाइकी बालों वाले आदमी को देखता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये एक एम्बुश है। बालकनी पर खड़ा आदमी समझ जाता है कि वो देखा जा चुका है। बेफिक्र वोंग हान शांति से विला की तरफ बढ़ता है, ये सोचते हुए जब सारे दुश्मन यहीं इकट्ठे हैं तो इन सबको एक साथ निपटाने का वक्त आ गया है। वो शानदार खाली घर में घुसता है और ऊपर जाता है। एक कमरे में एक टेबल पर स्नाइपर राइफल का केस खुला पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने अरेंज किया था। वो सप्रेसिव राइफल उठाता है, लिन कैन्यून की एफिशिएंसी से प्रभावित होकर। लेकिन अचानक उसकी नजर एक अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ती है। वो ऊपर देखता है और पास के बेड पर एक नीली ब्रा पड़ी देखता है, जिससे वो कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक औरत तौलिए में लिपटी हुई साथ वाले कमरे से बाहर आती है। ये लिन शुक है, सूची की बेस्ट फ्रेंड, जो अपने कमरे में एक अनजान आदमी को हाई पावर्ड राइफल के साथ देखकर दहशत भरी चीख मारती है। उसे पहचानते ही लिन शुक गुस्से में पूछती है, तुम बदबूदार डिलीवरी गाय मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसे याद दिलाते हुए कि वो लिन परिवार के विला में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन उनकी बहस बढ़ने से पहले एक रेड लेजर डॉट उसके माथे पर दिखाई देता है। स्नाइपर का लेजर देखते ही वोंग हान तुरंत चिल्लाता है, नीचे झुको। एक पल गंवाए बिना एक गोली खिड़की तोड़ते हुई अंदर आती है। वोंग हान पूरे कमरे में लपकता है, दहशत में कांपती लिंग शुए को टैकल करता है और उसे गोली के रास्ते से ठीक समय पर हटा देता है। वो दोनों बेड पर गिरते हैं और वो उसके नीचे छटपटाती है, चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे कमीने। वो उसे मजबूती से दबाए रखता है। उसका चेहरा गंभीर था और धीरे से चेतावनी देता है, चिल्लाना बंद करो, एक और आवाज निकाली तो मारी जाओगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर वोंग हान स्नाइपर राइफल उठा लेता है, जबकि हैरान लिंग शुए पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? वो उसे नजरअंदाज करता है, टूटी हुई खिड़की की तरफ जाता है और सामने वाले विला पर निशाना साधता है। वो ताना मारते हुए बड़बड़ाता है, लगता है हाइड्रा के पास दिमाग नहीं है, और एक सटीक गोली चलाता है। गोली आंगन के पार जाती है और अपने निशाने पर लगती है। सामने की बैल्कनी पर एम्बुश लगाए स्नाइपर को मार गिराती है। स्नाइपर तुरंत मारा जाता है, सर में गोली लगने से जमीन पर ढेर हो जाता है। वोंग हान अपना हथियार नीचे करता है, एक कैजुअल सल्यूट के साथ, निराशा से कहते हुए कि हाइड्रा इतनी आसानी से निपट गया। इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, घबराई हुई लिंग शुए उसे पकड़ती है, उसके घर में बंदूक होने का एक्सप्लेनेशन मांगती है। लेकिन उसी पल वोंग हान के सेंसेस उसे एक और खतरे का आभास देते हैं। एक दूसरी गोली हवा को चीरती हुई आती है, एक अलग एंगल से एक और खिड़की तोड़ती हुई। कमाल की तेजी से रिएक्ट करते हुए वोंग हान फिर से चिल्लाता है, नीचे झुको, और खुद को उसके ऊपर फेंक देता है, अपनी बॉडी से उसे बचाते हुए। वो दोनों जमीन पर गिरते हैं, जबकि गोली उनके खड़े होने की जगह से तेजी से गुजरकर पीछे की दीवार में जा लगती है। अभी भी लिंग शुए के साथ जमीन पर वोंग हान समझ जाता है कि बाहर और भी हमलावर हैं। तेजी से सोचते हुए वो बेड से उसका एक कपड़ा उठाकर हवा में उछाल देता है, एक धोखा देने के लिए। वो मन ही मन अपने दुश्मनों को गिनता है, असैसिन हाइड्रा, वैन वाले गुंडे और ये नया स्नाइपर। वो गंभीरता से निष्कर्ष निकालता है कि आज उसके पास कई मेहमान हैं जिनसे निपटना है। धोखा काम कर जाता है। जैसे ही दुश्मन स्नाइपर उस हरकत पर गोली चलाता है, वोंग हान अपनी राइफल से निशाना लगाता है, जबकि डरी हुई लिंग शुए उसके पीछे से देख रही थी। वो अपनी दूसरी और आखिरी गोली से जवाब देता है। गोली खुली जगह से उड़ती हुई जाती है और एक अलग जगह छिपे दूसरे स्नाइपर को मार गिराती है। तुरंत एक तीसरी जगह से भारी फायरिंग शुरू हो जाती है, जब पास की छत पर एक और असैसिन उनकी खिड़की पर गोलियों की बरसात कर देता है। वोंग हान लिंग शुए को पकड़ता है और एक सोफे के पीछे कवर लेने के लिए कूद जाता है, जबकि उनके पीछे की दीवार गोलियों से छलनी हो जाती है। एक अजीब पोजीशन में फंसे हुए वो चिल्लाती है और उसे पॉवर्ड कहती है। जब शूटिंग रुकती है, वोंग हान शांति से दीवार से दुश्मन की एक खाली गोली का खोल निकालता है। वो उसे ध्यान से देखता है और उसके बेस पर एक अनोखे 6 नुकीले सितारे के निशान को पहचानता है। वो उसे एरीज नाम के एक बदनाम ईस्टर्न यूरोपियन असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का एक खास वॉर हेड बताता है। वो हिली हुई लिंग शुए की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुमने कब इतने खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया? वो बस हकलाते हुए कह पाती है कि उसे नहीं पता।
उसी पल वोंग हान अपनी खाली राइफल को देखता है और खुद को लापरवाही के लिए कोसता है। उसने सिर्फ 2 गोलियां मांगी थीं और अब उसके पास एम्यूनिशन नहीं था। वो घुटनों के बल बैठता है, ये सोचते हुए कि अब क्या करे जब वो निहत्था है और घिरा हुआ है। अचानक लिंग शुए को कुछ याद आता है। वो वोंग हान को बताती है कि शायद वो जानती है कि इस हमले के पीछे कौन है। उसे याद है कि कुछ समय पहले एक ईस्टर्न यूरोपियन बॉस ने उसकी कंपनी से रिसर्च टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया था। इस खुलासे से प्रोफेशनल असैसिन्स के उसे मारने के पीछे का एक साफ मकसद मिल जाता है। जब गोलियों की बारिश जारी रहती है, वोंग हान की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो तेजी से लिंग शुए का सर नीचे दबाता है, चिल्लाते हुए, ध्यान से, जबकि एक और गोली उनके पास से गुजर जाती है। सोफे के पीछे फंसे हुए वो मलबे के बीच बैठे गोलाबारी रुकने का इंतजार करते हैं। कोई एम्यूनिशन ना होने के कारण वोंग हान को एक नया प्लान चाहिए था। उसकी नजर जमीन पर पड़े टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों पर पड़ती है। एक हताश कदम उठाने का फैसला करते हुए वो ग्लास का एक तेज टुकड़ा उठाता है। गोलाबारी में एक पल के आराम का फायदा उठाते हुए वो अपने पैरों पर कूदता है और कमाल की तेजी से उस ग्लास के टुकड़े को एक फेंकने वाले चाकू की तरह आखिरी स्नाइपर की पोजीशन की तरफ फेंक देता है। वो मेकशिफ्ट हथियार अपने निशाने पर लगता है और असैसिन दर्द से चिल्ला उठता है। आखिरी स्नाइपर के गिरते ही तुरंत खतरा टल जाता है। वोंग हान खड़ा होता है और लिंग शुए से कहता है, अब तुम उठ सकती हो, सब सेफ है। आखिरकार उठकर वो उसे शक की निगाह से देखती है और सीधे उससे पूछती है, तुम्हारा डिलीवरी बॉय का काम जरूर एक कवर है, सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? वोंग हान ठंडे अंदाज में उसके सवाल को टाल देता है, तुम्हें मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं है। उसकी इस रहस्यमयता से गुस्सा होकर वो उसे धमकी देती है कि वो सूची को सब कुछ बता देगी, लेकिन वो तेजी से अपने होठों पर उंगली रखता है उसे चुप कराने के लिए। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है जब वो उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। बाहर से कुछ आवाज आ रही है। लिंग शुए के चेहरे पर दहशत छा जाती है जब वो पूछती है, क्या अभी और दुश्मन बाकी हैं? घबराकर वो उसे पकड़ लेती है और पूछती है, अब हम क्या करेंगे? वो शांति से कहता है, चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ। इस बीच नीचे चिन हाओ के 3 गुंडे बड़े बड़े चाकुओं के साथ विला में घुस जाते हैं। उनमें से एक वोंग हान को पहचान लेता है और सोचता है, एक डिलीवरी बॉय ऐसी जगह क्या कर रहा है? लीडर हंसता है, ये मानते हुए कि वो जरूर एक मामूली चोर होगा। ठीक तभी वोंग हान सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है। वो हथियारबंद घुसपैठियों को नीचे देखता है और एक कैजुअल वेव के साथ उनका स्वागत करता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो शांति से उन 3 हथियारबंद आदमियों से पूछता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? मस्कुलर लीडर अपना चाकू वोंग हान की तरफ करता है, कहते हुए, हम भाई हाओ के आदमी हैं, हमें चिन हाओ ने भेजा है। वो वोंग हान पर उनके बॉस की औरत सूची के साथ सोने का इल्जाम लगाता है, जबकि दूसरा गुंडा बेसब्री से कहता है, बातें बंद कर और सीधे इसकी टांगें तोड़ दे। बिल्कुल बेफिक्र वोंग हान बस पूछता है, तो तुम लोग इस बारे में क्या करने वाले हो? उसके इस घमंड से गुस्सा होकर गुंडे गालियां देते हुए आगे बढ़ते हैं। फाइट बेहद छोटी थी। वोंग हान कमाल की तेजी से मूव करता है। पहले हमलावर को एक शक्तिशाली लात से रोकता है जो उसके चेहरे पर लगती है और उसका सर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में 2 गुंडे बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ उनका हैरान लीडर बचता है। वो मस्कुलर गुंडा विश्वास न करते हुए घूरता है, डिलीवरी गाइस के स्टैंडर्ड्स इतने हाई कब से हो गए? ये समझते हुए कि उसका सामना एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट से है। एक मामूली डिलीवरी गाय से हार ना मानते हुए वो गुस्से में चिल्लाता है और अपने चाकू के साथ वोंग हान पर हमला करता है। वोंग हान आसानी से उस अंधाधुंध वार के ऊपर से कूद जाता है और एक ही झटके में उस आदमी के हाथ पर एक तबाहकुन लात मारता है। इस वार से चाकू हवा में उड़ जाता है और गुंडा जमीन पर गिर जाता है। तीनों हमलावरों के हारने के बाद वोंग हान बिखरे हुए शरीरों के बीच खड़ा था। लिंग शू, जो सीढ़ियों के ऊपर से ये फाइट देख रही थी, आखिरकार दहशत में चिल्ला उठती है। इस आवाज से नीचे पड़ा लीडर, जो पिटा हुआ था लेकिन होश में था, अलर्ट हो जाता है। उसके चिल्लाने से गुस्सा होकर वो उठने की कोशिश करता है और एक मौका देखता है निहत्थी लिंगशु की तरफ लपकता हुआ। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, वो उसे पकड़ लेता है और अपना चाकू उसके गले पर रख देता है, उसे बंधक बना लेता है। वो वोंग हान को घूरता है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इसे मार डालूंगा। डरी हुई लिंगशु उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरे दादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वोंग हान बिल्कुल शांत रहता है। वो गुंडे को देखता है और एक ठंडी भावनाहीन आवाज में कहता है, मार दे, आगे बढ़। लिंगशु के गले पर लगे चाकू को नजरअंदाज करते हुए वोंग हान धीरे धीरे उस घबराए हुए गुंडे की तरफ बढ़ता है, उसे ताना मारते हुए, अब तक अपनी धमकी पर अमल क्यों नहीं किया। जब वोंग हान लगातार आगे बढ़ता रहता है तो वो ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या तू डर गया?
वो गुंडा पसीने से तरबतर और डरा हुआ उसे रुकने के लिए चिल्लाता है। एक पलक झपकते ही वॉन्ग हैन उनके बीच की दूरी को एक झटके में तय कर लेता है। इससे पहले कि गुंडा रिएक्ट कर पाता, वॉन्ग हैन तलवार के फ्लैट हिस्से को अपने अंगूठे और उंगली के बीच पकड़ लेता है, हथियार को पूरी तरह से रोक देता है। वो गुंडे को नफरत से देखता है और पूछता है, तुझे सच में लगता है कि तू इतना काबिल है कि मेरे सामने तलवार चला सके? गुंडा वॉन्ग हैन की इस असंभव ताकत से शॉक हो जाता है, दहशत में समझते हुए कि वो तलवार को हिला भी नहीं सकता। वॉन्ग हैन उसका मजाक उड़ाता रहता है, फिर से पूछते हुए, अब क्यों नहीं करता अपना काम? फिर सिर्फ अपनी उंगलियों के एक झटके से वो उस स्टील के ब्लेड को तोड़ देता है। मेटल के टुकड़े हवा में उड़ते हैं, जबकि गुंडा और लिंगशु हैरान होकर देखते रह जाते हैं। इससे पहले कि गुंडा संभल पाता, वॉन्ग हैन उसे गले से पकड़ता है, उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है और पूछता है, तो जैसा सड़ा हुआ झींगा मेरे सामने लड़ने के लायक भी है क्या? दम घुटने से गुंडा खुद को बचाने के लिए कहता है कि वो शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का मेंबर है। वॉन्ग हैन इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और उसे टालते हुए पूछता है, तो क्या? और उस आदमी का सर जमीन पर पटक देता है, उसे बेहोश कर देता है। लेकिन गुंडा अचानक होश में आता है और एक नई चाल चलता है। वो उठकर गिड़गिड़ाने लगता है, वॉन्ग हैन से कहते हुए कि वो अपराध के रास्ते पर ना जाए। इस अजीब अपील का कोई असर नहीं होता। वॉन्ग हैन उस आदमी के चेहरे पर एक बेहद क्रूर लात मारता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है और उसके मुंह से खून निकलता है। पूरी तरह से टूटा हुआ गुंडा दया की भीख मांगता है। वो वॉन्ग हैन से रुकने की मिन्नत करता है, एक झूठी कहानी बनाते हुए कि उसकी 80 साल की मां है। आखिरी उम्मीद भरी कोशिश में वो वॉन्ग हैन को बताता है कि उसके पास एक जरूरी जानकारी है। उसके ऊपर खड़े होकर वॉन्ग हैन उस पिटे हुए गुंडे को उसके आखिरी शब्दों के लिए 3 सेकंड देता है। वो आदमी तेजी से अपनी जरूरी जानकारी बताता है। ब्रदर हाउ, चिन हाउ सूची को ढूंढने चले गए हैं और अगर तुम जल्दी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ये खबर वॉन्ग हैन को हिलाकर रख देती है। गुस्से में कि गुंडे ने उसे ये जरूरी जानकारी पहले क्यों नहीं बताई, वो एक आखिरी जोरदार लात मारता है, उसे पूरी तरह से बेहोश कर देता है। ठीक तभी उन्हें दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर से आवाज आती है, हम पुलिस हैं। ये समझते हुए कि उसे तुरंत निकलना होगा, वॉन्ग हैन लिंगशु से कहता है, मैं सूची को ढूंढने जा रहा हूं, ये सिचुएशन मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। वो उसे एक आखिरी इंस्ट्रक्शन देता है, किसी को मत बताना कि मैं यहां था। जब वो भाग के जा रहा होता है तो वो कहती है, जाओ, उसे विश्वास दिलाते हुए कि उसे पता है क्या कहना है। एक पल बाद 2 पुलिस ऑफिसर विला में घुस जाते हैं। लीड ऑफिसर लिंगशु को अपना बैज दिखाता है और पूछता है कि क्या हुआ। जब 2 पुलिस कार बाहर आकर रुक जाती हैं तो वो बताना शुरू करती है कि वो नहा रही थी जब 3 आदमी चाकुओं के साथ अंदर घुस आए। उसके बयान के बाद पुलिस तीनों बेहोश गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर अपने कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि उन्हें सामने वाले विला में 2 लाशें मिली हैं, वो स्नाइपर्स जिन्हें वॉन्ग हैन ने मारा था, और कि वो मामूली लोग नहीं लग रहे हैं। शॉक होकर कैप्टन अपने आदमियों को सबको और सब कुछ स्टेशन ले जाने का आदेश देता है। इस बीच सूची एक बेडरूम में गुस्से से भरे चिन्हाव से घिरी हुई थी। वो अपने शैतानी इरादे जाहिर करता है, उसे उस समय की याद दिलाने के बाद जब उसने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाया था, और डींग हाँकते हुए कहता है कि अब वो उस पर जबरदस्ती करेगा। डरी हुई सूची उसे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वो और गुस्सा हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने उस डिलीवरी गाय को मारने के लिए आदमी भेज दिए हैं, और जब वो अपना काम खत्म कर लेंगे तो वो उसके सामने सूची के साथ जबरदस्ती करेगा। आखिरी हमले की तैयारी करते हुए वो कसम खाता है, मैं आज तुम्हारे साथ खेल कर तुम्हें मार डालूंगा। चिन्हाव छटपटाती हुई सूची को बेड पर दबोच रहा था। वो उससे छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन वो ताना मारता है, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि डिलीवरी गाय अपने ही मसलों में उलझा हुआ है और आज वो उसकी इज्जत लूटेगा। जैसे ही वो झुकता है, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है, जिससे उसका एक दांत टूटकर हवा में उछल गया। चिन्हाव लुढ़कता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। दरवाजे पर वॉन्ग हान खड़ा था, जो गिरे हुए चिन्हाव को देखकर ठंडे अंदाज में कहता है, लगता है तू जीने से उब गया है, जो तूने मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत की। अपने घुटनों के बल उठकर और अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़कर चिन्हाव गुस्से में पूछता है, डिलीवरी गाय, तू जानता है मेरा बाप कौन है? इस बात से बेपरवाह वॉन्ग हान कहता है, तेरा बाप कोई भी हो, उसे तेरे जैसे बेटे की हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। गुस्से में चिन्हाव उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरा बाप चिन गैंग है, जैंगनिंग शहर का सबसे अमीर आदमी, उसके खिलाफ जाना मौत को बुलावा देना है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वॉन्ग हान आसानी से उस अनाड़ी हमले से बच जाता है और एक जोरदार लात मारता है, उसे लूजर कहकर खारिज कर देता है। इस बार से चिन्हाव उड़ता हुआ एक फर्नीचर से टकराता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। वॉन्ग हान फिर सहमी हुई सूची की तरफ मुड़ता है और नरमी से कहता है, डरो मत, सब खत्म हो गया है। वो उसे एक सुरक्षात्मक एहसास के साथ गले लगा लेता है, जबकि वो कहती है कि वो कितनी खुश है कि वो आ गया।
वो उसे अपने पास रखता है और विश्वास दिलाता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई भी तुम्हें दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच पिटा हुआ चिन्हाव मुश्किल से उठता है और कमरे से बाहर लड़खड़ाता हुआ निकल जाता है और एक आखिरी धमकी बुदबुदाता है, बस इंतजार करो बदबूदार डिलीवरी गाय। जब तुरंत का खतरा टल जाता है तो सूची वोंग हान को देखती है और पूछती है, टाइम क्या हुआ है? कंफ्यूज होकर वो पूछता है, क्या हुआ? वो बताती है कि वो अपनी कंपनी में एक जरूरी मीटिंग के बारे में भूल ही गई थी और पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ वोंग हान बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा। सूची और वोंग हान एक लाल स्पोर्ट्स कार में एक बड़ी मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक आदमी सूची का अभिवादन करता है। प्रेसिडेंट लियू पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। वो अंदर जाते हैं और सूची देर से आने के लिए एक बिजनेस सूट पहनी हुई महिला से माफी मांगती है। वो महिला प्रेसिडेंट लियू और कोई नहीं बल्कि वोंग हान की असिस्टेंट लियू यूए थी। वो उसे देखकर चौंक जाती है और लगभग उसे यंग मास्टर कहने ही वाली थी, लेकिन वोंग हान तेजी से एक इशारे से उसे रोक देता है। तेजी से सोचते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वे पुराने क्लासमेट्स हों। इससे सूची हैरान रह जाती है, जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वोंग हान और शक्तिशाली प्रेसिडेंट लियू एक दूसरे को जानते हैं। सूची इस इत्तेफाक पर कमेंट करती है और लियू यूए घबराहट में हाँ कहती है। जब सब बैठ जाते हैं लियू यूए काम शुरू करने के लिए तैयार है और सूची शुरू करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं दरवाजा जोर से खुलता है। सूची के दादा, उसके पिता और सू परिवार के 2 और आदमी अंदर आते हैं, प्रेसिडेंट लियू की चापलूसी करते हुए, और कहते हैं कि वो कितने सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वो जोर देते हैं कि इतने जरूरी प्रोजेक्ट के लिए वो लापरवाही नहीं कर सकते। चौंकी हुई सूची अपने दादा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है और लियू यूए अदब से उनका अभिवादन करती है। दादा बताते हैं कि वो नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि वो सीधे यहाँ चले आए। उनका दोस्ताना बर्ताव तब गायब हो जाता है जब उनकी नज़र वोंग हान पर पड़ती है। वो गुस्से में सूची से पूछते हैं, तुम इतनी ज़रूरी मीटिंग में एक बाहर वाले को क्यों लाई हो? सूची अपनी बात पर अडिग रहती है, अपने दादा को याद दिलाते हुए, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ तो ये मेरा हक है कि मैं किसे साथ लाऊं। इससे उसके पिता सू जानविये गुस्से में हो जाते हैं, जो उस पर चिल्लाते हैं, कब से तुम कंपनी के लिए बोलने लगी हो? वो उसे नीचा दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अपनी सीट अपने भाई के लिए छोड़ दो और जाओ प्रेसिडेंट लियू के लिए पानी लेकर आओ। आखिर में एक और आदमी सूची का अंकल सू जियानझांग आखिरी वार करता है। वो घमंड से सूची से कहता है, अब से कंपनी के सारे मामले सूले को सौंप दिए जाने चाहिए। तुम्हारी शादी जल्द ही होने वाली है, अपनी जगह समझो। जब सू परिवार सूची को किनारे करने की कोशिश करता है, वोंग हान आखिरकार बोलता है। अपने हाथ सीने पर बांधे और एक तेज नजर के साथ वो उनसे पूछता है, तुम लोग समझते क्या हो खुद को? ये प्रोजेक्ट शुरू में सूची को दिया गया था, आप लोग उससे उसका हक नहीं छीन सकते। इससे सूची के दादा गुस्सा हो जाते हैं, जो वोंग हान पर चिल्लाते हैं, चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। सू ले भी एक घमंडी मुस्कान के साथ शामिल हो जाता है, सूची का मजाक उड़ाते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड एक डिलीवरी गाय है। फिर वो अपने दादा को बताता है, मैंने सुना है कि वो इस आदमी के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये खुलासा दादा को गुस्से से भर देता है। वो वोंग हान की तरफ इशारा करते हैं और सूची को आदेश देते हैं कि इस घटिया कचरे को तुरंत बाहर निकालो, ऐलान करते हुए कि वो और उसका कुत्ता कंपनी से बैंड है। सूची वोंग हान के बचाव में कूदती है, ये कहते हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है, क्योंकि वो ईमानदारी से पैसे कमाता है और आपको उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। उसका विरोध उस बुजुर्ग आदमी को और गुस्सा दिलाता है। ये देखते हुए कि सिचुएशन बिगड़ रही है, वोंग हान सूची के साथ जाने के लिए उठता है। वो अपने परिवार से कहता है, तुम लोग बेशर्म हो, और अपनी शर्त दोहराता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सूची ही हैंडल करेगी। दादा उससे भिड़ जाते हैं, एक मामूली डिलीवरी गाय को डिमांड रखने का क्या हक है? जवाब देने के बजाय वोंग हान घबराई हुई लियू की तरफ मुड़ता है। वो उसे आराम से ओल्ड क्लासमेट कहता है और उसे एक एहसान करने को कहता है। वो कहता है, सूची मेरी मंगेतर है और ये प्रोजेक्ट सिर्फ उसे ही दिया जाना चाहिए। उसकी कमांडिंग नजरों के दबाव में लियू यूए ना कहते हुए भी मान जाती है। सूले चौंक जाता है और बहस करने की कोशिश करता है, प्रेसिडेंट लियू को बताते हुए कि सूची गैर जिम्मेदार है और कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती। जोर देकर कहते हैं कि वो एक बेहतर विकल्प होगा, लेकिन लियू यूए वोंग हान के आदेशों का पालन करते हुए उसे नजरअंदाज करती है और सीधे दादा से बात करती है। वो कहती है कि उसकी कंपनी सिर्फ सूची के साथ काम करेगी। अगर सू परिवार सहमत नहीं हो सकता तो हम कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगे। दादा हैरान रह जाते हैं और उसके बॉस से बात करने की मांग करते हैं। लियू यूए एक आखिरी और सबसे करारी चोट करती है। वो उन्हें बताती है कि उसके पास पूरा अधिकार है और वो परिवार के मुखिया उसके बॉस से मिलने के लायक नहीं है। ये कठोर शब्द उस बुजुर्ग आदमी को पसीने से तरबतर कर देते हैं और वो बिल्कुल चुप हो जाता है। अपने परिवार के सामने पूरी तरह से हारा और अपमानित महसूस करता है।
पूरी तरह से हारकर सूची के अंकल सू जियानझांग तेजी से अपना सुर बदलते हैं। वो प्रेसिडेंट लियू से कहते हैं गुस्सा मत होइए, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो उनकी मांगे पूरी करेंगे, सूची को इंचार्ज बनाने के लिए सहमत होते हुए। उसके ससुर भी सहमत होते हैं, कहते हैं जब तक हमें पार्टनरशिप मिलती है तो ठीक है, अगर सूची ही इसे करें। संतुष्ट होकर लियू युए कहती है कि वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए लियू युए सूची के पास खड़ी होती है और बाकी सू परिवार को भेज देती है। वो उन्हें कहती है मुझे और सूची को कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स अकेले में डिस्कस करनी है, आप लोग जा सकते हैं। विरोध करने की कोई शक्ति ना होने के कारण सू जियान ने सिर्फ सहमत हो सकता है और वो अपने हैरान ससुर को कमरे से बाहर ले जाने में मदद करता है। जब हारे हुए आदमी बाहर निकलते हैं, सूले अपने पिता से विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी से चुप करा के बाहर भेज दिया जाता है। जब वो चले जाते हैं, वोंग हान दरवाजे को बंद होते हुए एक मुस्कान के साथ देखता है, सोचते हुए क्या जोकर्स हैं ये लोग, खुद चलकर अपनी बेइज्जती करवाने आए थे। लियू युए फिर प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सूची को रिव्यू करने के लिए देती है। इस बीच कहीं और एक ऑफिस में गुस्से में भरा सूले अपने पिता सू जियानझांग से भिड़ जाता है, पूछते हुए आपने उस सूची को इंचार्ज कैसे बनने दिया। सू जियानझांग शांति से अपनी डेस्क पर बैठा उसे चिंता ना करने को कहता है, मेरे पास एक प्लान है। जब सूले अपने चाचा सू जियानये को जाने को कहता है तो उसका पिता उसे रोकता है, हम सब एक ही तरफ हैं। फिर वो एक चौंकाने वाला पारिवारिक राज खोलता है, सूची मेरी असली बेटी नहीं है। सूले और सू जियानये दोनों हैरान रह जाते हैं। सू जियानझांग पूछता है कि क्या उसकी भाभी ने उसे धोखा दिया, लेकिन सू जियानये सच बताता है। वो बताता है मेरी पत्नी यांग हुईमेन बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने सूची को गोद लिया था। फिर वो शिकायत करता है और अब उसने एक डिलीवरी गाय के साथ उलझकर परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। सोच में डूबा सू जियानझांग पूछता है, सूची के असली माता पिता कौन हैं? सू जियानये इस सवाल को टाल देता है, मुझे नहीं पता, शायद वो मर चुके हैं, उसके पास बस एक बेकार जेड पेंडेंट था। बेसब्र सूले बीच में बोलता है, अपने पिता का प्लान सुनने के लिए उत्सुक। एक शैतानी मुस्कान के साथ सू जियानझांग अपनी स्कीम बताता है। वो कहता है अभी इंतजार करो और सूची को प्रोजेक्ट संभालने दो, जब वो सारी मेहनत कर लेगी तो मेरे पास उससे वो छीनने का एक तरीका है। प्लॉट को समझते हुए सूले के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट शातिर मुस्कान आ जाती है। सूट पहने और हाथ में सिगरेट लिए वोंग हान ड्यूटी पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और लाइट मांगता है। एक भारी भरकम गार्ड उसे लाइटर देता है। वोंग हान के फॉर्मल कपड़े देखकर गार्ड सोचता है कि वो इंटरव्यू के लिए आया है, पर वोंग हान मना कर देता है। जिज्ञासा से गार्ड पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत आराम से वोंग हान बताता है कि वो एक डिलीवरी गाय है। ये सुनकर दोनों गार्ड जोर से हंस पड़ते हैं। उनमें से एक मजाक करता है, डिलीवरी गाय और सिक्योरिटी गार्ड्स तो उम्र भर के दुश्मन होते हैं। वोंग हान हल्का हंसता है, लेकिन फिर देखता है कि दोनों गार्ड्स अचानक गंभीर होकर सीधे खड़े हो गए हैं। वो पूछता है, क्या हो रहा है? अचानक गार्ड सख्त मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे से कहता है, प्रेसिडेंट सू आ गई है। भारी भरकम गार्ड प्रशंसा से समझाता है कि प्रेसिडेंट सू कंपनी की सबसे सुंदर महिला है और उन्हें रोज देखना उसे काम करने की प्रेरणा देता है। वोंग हान उन पर हंसता है कि वे एक औरत के लिए इतना उत्साहित हो रहे हैं। नाराज गार्ड उसे कहता है, इतना ऊंचा मत बन, याद रख कि एक डिलीवरी गाय होकर तो हमसे बेहतर नहीं है। उसी समय एक शालीन सूकी वहां आती है। दोनों गार्ड जोश और सम्मान से उन्हें प्रेसिडेंट सू कहकर नमस्ते करते हैं। सूकी उनकी मेहनत को सराहती है और कहती है कि वो अपनी कार लेने जा रही है। जब सूकी अपनी लाल स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ती है तो भारी भरकम गार्ड बहुत खुश होता है और अपने साथी से शेखी मारता है कि प्रेसिडेंट सू ने उससे बात की। वोंग हान ये देखकर पूछता है, क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया जरूरी है? गार्ड वोंग हान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और सलाह देता है, डिलीवरी गाय होते हुए भी सपने देखना जरूरी है। तभी सूकी अपनी चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार में उनके पास आकर रुकती है। ड्राइवर सीट से वो वोंग हान को देखकर कहती है, अंदर बैठो। वोंग हान एक मुस्कान के साथ गार्ड्स को अलविदा कहता है और उन्हें याद रखने और बाद में मिलने का वादा करता है। फिर वो लग्जरी कार की पैसेंजर सीट में बैठ जाता है। दोनों गार्ड्स बिल्कुल जमे रह जाते हैं। वे हैरानी से देखते रह जाते हैं कि जिस साधारण डिलीवरी गाय पर वे अभी तरस खा रहे थे, वही उनकी खूबसूरत और पहुंच से बाहर बॉस के साथ चला गया। ड्राइव करते समय वोंग हान सूकी के खुश चेहरे को देखकर कहता है, लगता है सब कुछ अच्छा हुआ। सूकी मानती है और बताती है कि ये उसकी दोस्त लिन सूफू की मदद से हुआ, जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के पीछे वाले रहस्यमयी बिग बॉस को ढूंढ लिया। वो आगे कहती है कि वो इस इंसान को सामने से धन्यवाद देना चाहती है। मजाक में वोंग हान कहता है, उसे जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
फिर वो विषय बदलते हुए बताता है कि उसने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बात कर ली है और वे अगली सुबह उनका मैरिज रजिस्टर कर देंगे। सूकी शांति से योजना मान लेती है, लेकिन अपनी शर्तें रखती है। वो कहती है कि उसे केवल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनके बच्चे को पिता का नाम मिले, और बच्चे के जन्म के बाद वो हर महीने 300 युआन देगी। चौंक कर वोंगहान पूछता है, क्या तुम मुझे पेड कंपेनियन बनाना चाहती हो? सूकी कहती है, तुम जो चाहो सोच सकते हो। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वोंगहान हाथ बांध कर कहता है, अगर तुम सच में मुझे रखना चाहती हो तो 300 बहुत कम है। उसका जवाब सुनकर सूकी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, ज्यादा मत बढ़ो, एक डिलीवरी गाय महीने में कितना कमा सकता है? 300 काफी है। गुस्से में वो एक्सेलरेटर पर जोर देती है और लाल स्पोर्ट्स कार शहर की सड़क पर तेज दौड़ने लगती है। जल्दी ही वे एक महंगे और आधुनिक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद वोंगहान उतर के दरवाजे से टिककर सूकी को चढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें रास्ता अच्छे से पता है और तुमने मेरे घर का रास्ता याद कर लिया है। परेशान होकर वो जवाब देती है, जीपीएस हो तो कहीं भी जाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते समय वोंगहान का फोन बजने लगता है। वो सूकी से कहता है, थोड़ा रुको, मुझे कॉल उठानी है। वोंगहान आराम से कॉल उठाकर बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या हो रहा है? सामने वाला बताता है कि एक शिपमेंट को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने पकड़ लिया है और उसे ये मामला संभालना होगा। वो ये भी बताता है कि समस्या हल करने के लिए एक कार्ड उसके दरवाजे पर छोड़ा गया है। वोंगहान आत्मविश्वास से मान लेता है और वादा करता है कि अगले दिन दोपहर तक सब ठीक कर देगा। फिर कॉलर अचानक विषय बदलता है और पूछता है, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? ये सुनकर वोंगहान चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है, ये बात किसने बताई? बूढ़ा आदमी बताता है कि लिंकिंग यूनियन ने कहा है और आरोप लगाता है कि वोंगहान बिना इजाजत शादी करने की कोशिश कर रहा है। वो डांटते हुए पूछता है, इतनी अमीर लड़कियों को छोड़कर तुम सू परिवार की छोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो? वोंगहान माहौल शांत करने की कोशिश करता है और समझाने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बीच में ही काट कर कहता है, कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। वो एक डरावनी खबर देता है कि उसकी बड़ी बहन अगले दिन खुद उससे सवाल करने आ रही है और उसे तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर वोंगहान घबरा जाता है। वो विनती करता है, इतना सख्त मत बनो, क्या मैं उसकी मुलाकात से बच सकता हूँ? लेकिन कॉल अचानक खत्म हो जाता है। गुस्से और तनाव में वोंगहान फोन काटता है और बड़बड़ाता है कि वो उस बूढ़े आदमी से बदला लेगा। उसकी बेचैनी देखकर सुखी पास आकर पूछती है, क्या हुआ? वोंगहान जल्दी से अपनी परेशानी छिपाता है और उसे आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं हुआ। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब घर चलने का समय है। दोनों उसके अपार्टमेंट तक लौटते हैं और मॉडर्न लिविंग रूम में प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही सुखी कॉफी टेबल पर रखा एक सफेद कार्ड देकर पूछती है, ये क्या है? वोंगहान सामान्य ढंग से बताता है, ये बस किसी और के लिए गिफ्ट कार्ड है। विषय बदलते हुए वो अपनी जैकेट उतारता है और कहता है, शायद तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना बनाता हूँ। सुखी चुपचाप मान जाती है। सुखी सोफे पर बैठती है और वोंगहान की जैकेट पकड़े रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान आती है, ये सोचते हुए कि घर पर घर संभालने वाला पति जिसकी मदद पत्नी करती है वाकई अच्छा लगता है। किचन की ओर जाते हुए वोंगहान एप्रन पहनकर सुखी से कहता है, सोफे पर बैठो, मैं जल्द ही खाना तैयार कर दूंगा। सुखी उसे धन्यवाद देती है। किचन की ओर जाते हुए वोंगहान मजाक में कहता है, अपनी वाइफ और चाइल्ड के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर मैं घर संभालने वाला पति हूँ जिसकी मदद उसकी पत्नी करती है। ये सुनकर सुखी चुप हो जाती है और हल्की हंसी के साथ सोफे पर बैठ जाती है। अगले दिन दृश्य बदलकर जोंगिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में आता है। वोंगहान और सुखी इमारत से बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में लाल मैरिज सर्टिफिकेट है। वोंगहान गर्व से कहता है, अब से मैं आधिकारिक तौर पर एक मैरिड मैन हूँ। सुखी हंसते हुए छेड़ती है, आज का प्लान क्या है? क्या तुम खाना डिलीवर करने जा रहे हो? वोंगहान मजाक में कहता है, अब जब मैं अच्छे कपड़े पहन चुका हूँ तो कुछ यंग लेडीज के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर सुखी परेशान हो जाती है। वो कहती है, तुम बिल्कुल होपलेस हो, और शिकायत करती है कि शादीशुदा होकर भी उसका गुस्सा वैसा ही है। वो नाराज होकर मुड़ती है और कहती है, जो चाहे करो। जैसे ही वो जाती है, वोंगहान का मजाकिया चेहरा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वो सोचता है, सबसे पहले मुझे वही काम पूरा करना है जो बूढ़े आदमी ने दिया था। उसका मिशन उसे एक बहुत ऊंची इमारत स्काई स्क्रेपर तक ले जाता है जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का मुख्यालय है। वो विशाल इमारत के सामने खड़ा होकर पक्का करता है कि यही सही जगह है। वो समूह की शुरुआत के बारे में सोचता है, याद करता है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहले एक लोकल गैंग थी जो अब दिखने में एक कानूनी कंपनी बन गई है। लेकिन वो जानता है कि वे अब भी गलत कामों जैसे डेड कलेक्शन और लोन शार्किंग में शामिल हैं। ठंडे और दृढ़ चेहरे के साथ वो तय करता है, अब मैं खुद देखूंगा कि उनकी असली ताकत कितनी है। वोंगहान ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की शानदार लॉबी में एंटर करता है। रिसेप्शन डेस्क पर बैठे दो गुंडे जैसे आदमी उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या काम है।
जेब में हाथ डाले वोंग हान कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो एक कर्ज वसूलने आया है। लंबे बालों वाला गुंडा गलत समझ लेता है। उसे लगा कि वोंग हान कोई क्लाइंट है। वो कहता है कि वो बिल्कुल सही जगह आया है क्योंकि डेट कलेक्शन उनकी सर्विसेज में से एक है। वोंग हान शांति से उसे ठीक करता है, साफ साफ कहता है कि वो बेल्डिल्यू नाम के आदमी से कर्ज वसूलने आया है। ये बात सुनकर दोनों आदमी गुस्से में भड़क जाते हैं। वो पूछते हैं ये बेवकूफ है कौन, इसे पता भी है ये किसके इलाके में है। वो उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि उसे मरने का शौक है। लंबे बालों वाला आदमी पहले एक जोरदार किक से हमला करता है, लेकिन वोंग हान आसानी से बच जाता है। गुंडा अपनी ही रफ्तार में लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वोंग हान उसके चेहरे पर एक तेजी से किक मारता है। अपने साथी को नीचे पड़ा देख टकला गुंडा आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है। उसका भी वही हाल होता है जब वोंग हान की जोरदार किक उसे हवा में उड़ा देती है। दोनों आदमियों को लॉबी के फर्श पर हराने के बाद वोंग हान होश में आए लंबे बालों वाले गुंडे के ऊपर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो ठंडी आवाज में पूछता है, अब तुम मुझे बेल्डिल्यू के पास ले जाने के लिए तैयार हो? सीन एक शानदार ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का हेड बेल्डिल्यू आराम कर रहा था। लंबे पर्पल बालों वाली एक औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो बड़े नाज से उसके सीने से रेड वाइन की एक बूंद चाटती है। वो पूछता है, टेस्ट अच्छा है? और वो जवाब देती है, इसमें बहुत फ्लेवर है। एक अजीब सी मुस्कान के साथ बेल्डिल्यू उससे कहता है, अगर पसंद है तो और पी सकती हो, बाद में मैं तुम्हें तब तक पिलाऊंगा जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए। वो शर्माते हुए उसे नॉटी कहती है। उनका मोमेंट तब टूटता है जब ऑफिस का दरवाजा जोर से ढुलता है। वेनलॉन्ग नाम का एक टैटू वाला आदमी घबराहट में दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, कोई अंदर घुस आया है। इस इंटरप्शन से गुस्सा होकर बेल्डिल्यू वेनलॉन्ग पर चिल्लाता है, नॉक करना नहीं आता, देख नहीं सकता, मैं बिजी हूं। वो गुस्से में कहता है, ये मेरा इलाका है, किसकी हिम्मत हुई यहां जबरदस्ती घुसने की? वेनलॉन्ग हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे से एक बॉडी उड़ती हुई अंदर आती है। वो आदमी लॉबी की गुंडों में से एक बेल्डिल्यू के डेस्क के सामने जमीन पर जोर से गिरता है, जिससे बॉस और वो औरत स्टन्ड रह जाते हैं। उसका शौक गुस्से में बदल जाता है। बेल्डिल्यू अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है और एक पिस्टल निकाल लेता है। वो उसे दरवाजे की तरफ पॉइंट करता है और चीखता है, किस कुत्ते की हिम्मत हुई मेरे इलाके में घुसने की? गुंडे के पीछे काली चीज दरवाजे से उड़ती हुई आती है। वो एक भारी अजीब सा कार्ड था जो आकर डेस्क में धंस जाता है। अभी भी पिस्टल पकड़े हुए वो उसे सावधानी से उठाता है। जैसे ही वो उस पर बने निशान को पहचानता है, उसका गुस्सा खौफ में बदल जाता है और वो चिल्लाता है, ये 10 ग्रेड एसोसिएशन का ब्लैक कार्ड है। फर्श पर पड़ा हुआ घायल गुंडा वेनलॉन्ग ऊपर देखकर कंफ्यूजन में पूछता है कि 10 ग्रेड एसोसिएशन क्या है, और उसे पता चलता है कि ये अंडरवर्ल्ड के 10 सबसे पावरफुल बॉसेस की एक खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी वक्त वोंग हान ऑफिस में कदम रखता है। वो नीचे देखते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि तुम लोगों ने इस एसोसिएशन के बारे में सुना भी है। वोंग हान को देखते ही बॉल्डी के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो चीखता है, 9th यंग मास्टर। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए कौन आया है। शौक में वो अपना संतुलन खोते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। वोंग हान शांति से ऑफिस में आगे बढ़ते हुए कहता है, काफी इंप्रेसिव है कि किसी को अभी भी मेरा नाम याद है, जबकि मैं कई सालों से अंडरवर्ल्ड से बाहर हूं। बिना एक पल सोचे बॉल्डी ल्यू घुटनों के बल गिर जाता है। पूरी तरह से हार मानकर अपना सर झुका लेता है। वो पूछता है, 9th यंग मास्टर का मेरे लिए क्या हुक्म है? पावर शिफ्ट का एक जबरदस्त नजारा था। घुटनों पर बैठा गैंग बॉस बड़े अदब से वोंग हान के लिए लाइटर आगे करता है, जिससे वो शांति से अपनी सिगरेट जलाता है। एक कश लेते हुए वोंग हान सीधे पॉइंट पर आता है, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में गुड्स का एक शिपमेंट कब्जे में लिया है। घबराहट में घुटनों पर बैठा आदमी कहता है, ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वोंग हान उसे ठंडी नजरों से देखता है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तुमने 10 ग्रेट एसोसिएशन से चुराने की जुर्रत की। हार मानने का नाटक करते हुए बॉल्डी ल्यू फौरन सामान लौटाने का वादा करता है, लेकिन चुपके से वो अपनी कमर में लगी पिस्टल तक पहुंच रहा था, एक आखिरी डेस्परेट मूव की तैयारी में। इस धोखे से बेखबर वोंग हान शांत रहता है। वो गैंग बॉस को देखता है और एक ठंडी चेतावनी देता है, क्या तुमने वो कहावत सुनी है, जब ब्लैक कार्ड सामने आता है तो भगवान और भूत भी सर झुकाते हैं। एक आखिरी डेस्परेट कोशिश में बॉल्डी ल्यू अपने पैरों पर उछलता है, अपनी पिस्टल वोंग हान पर तान देता है। वो चिल्लाता है, जब 9th यंग मास्टर मुझे जीने का रास्ता नहीं दे रहे तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, वोंग हान ऐसी स्पीड से हिलता है जो नामुमकिन लगे। वो अपनी जलती हुई सिगरेट हवा में उछालता है। वो छोटी सी चीज पिस्टल से टकराती है जैसे ही बॉल्डी ल्यू ट्रिगर दबाता है और गोली का रुख मोड़ देती है। वोंग हान शांति से कहता है, मुझे अपनी तरफ बंदूक तानना पसंद नहीं,
खतरे को खत्म करके वोंग हैन डेस्क से ब्लैक कार्ड उठाता है। वो उसे ऊपर उठाता है और एक ठंडा ऐलान करता है, जिसने भी आज तक मुझ पर बंदूक तानी है वो अब जिंदा नहीं है। एक ही झटके में वो कार्ड की तेज धार को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके बॉल्डी ल्यू का गला काट देता है। गैंग बॉस फर्श पर गिरकर मर जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर पर्पल बालों वाली औरत डर से चीखने लगती है, जबकि टैटू वाला गुंडा वैन लॉन्ग अपने मरे हुए बॉस की लाश को शौक में देखता रहता है। हंगामा सुनकर बाकी गैंग मेंबर्स दरवाजे पर आ जाते हैं। वो जम जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बॉस मारे गए। इस हंगामे को इग्नोर करके वोंग हैन डर से कांपते वैन लॉन्ग को पकड़ता है। वो उसके सामने दो चॉइसेस रखता है, सामान लौटा दो और नए बॉस बन जाओ, या सामान लौटा दो और बॉल्डी के साथ मौत के पास चले जाओ। इस अल्टीमेटम का सामना करते हुए वैन लॉन्ग तुरंत अपना फैसला करता है। वो और बाकी सारे गुंडे फौरन अपना सर झुका लेते हैं, नाइन्थ यंग मास्टर के प्रति अपनी पूरी वफादारी की कसम खाते हैं और अपने पुराने बॉस के कामों से कोई भी संबंध होने से इनकार करते हैं। संतुष्ट होकर वोंग हैन उनकी कसम को एक्सेप्ट करता है और शांति से किसी को उसे उसके शिपमेंट तक ले जाने का ऑर्डर देता है। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के इम्पोजिंग हेडक्वार्टर्स के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। चिन्हाओ बाहर निकलता है। उसके साथ बैसाखी पर एक गुंडा था जिसे भारी पट्टियां बंधी थीं। उसका साथी घबराते हुए अपने बॉस को सावधान रहने की सलाह देता है, चेतावनी देता है कि वोंग हैन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन गुस्से में अंधा चिन्हाओ सलाह को अनसुना कर देता है और कहता है कि वो आज वोंग हैन को मारकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एंट्रेंस की तरफ तूफान की तरह बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से मिलने आया हूँ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो कसम खाता है कि जब तक गैंग का बॉस ओल्ड ल्यू उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसके लिए रास्ते से नहीं हटा देगा, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसी बीच ऑफिस के अंदर नई हायरार्की बन चुकी थी। वोंग हैन जमा हुए गैंग मेंबर्स के सामने खड़ा था और वैन लॉन्ग को नया लीडर नियुक्त करता है। वो ऐलान करता है कि वैन लॉन्ग अब ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का इंचार्ज है और जो भी उसे फॉलो करेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। बाकी गैंग मेंबर्स जल्दी से इस बात को मान लेते हैं, अपने नए लीडर को इज्जत से बुलाते हैं। जैसे ही नया ऑर्डर सेट होता है, चिन्हाओ ऑफिस में घुसता है, चिल्लाते हुए, ओल्ड ल्यू। वो कमरे में इधर उधर देखता है जो अब नए मैनेजमेंट के अंडर था और गुस्से से पूछता है, पुराना बॉस कहाँ है? नए लीडर वैन लॉन्ग का सामना करते हुए गुस्से में चिन्हाओ उसे साइड करता है और कहता है कि वो पुराने बॉस से एक बड़ी बिजनेस डील के लिए मिलने आया है। डेस्क के पीछे से वैन लॉन्ग शांति से उसे बताता है कि ओल्ड ल्यू अब यहाँ नहीं है और अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का इंचार्ज वो है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए चिन्हाओ नए लीडर को बधाई देता है और अपने ऑफर पर आता है। वो चाहता है कि वो उसके लिए किसी को मार दे और इस काम के लिए वो 50 मिलियन देने को तैयार है। इतनी बड़ी रकम से हैरान होकर वैन लॉन्ग पूछता है कि टारगेट कौन है। चिन्हाओ बताता है कि जिस आदमी को वो मरवाना चाहता है वो एक मामूली सा डिलीवरी गाय है। वैन लॉन्ग इस प्रपोजल का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि एक मामूली डिलीवरी ड्राइवर को मारने के लिए 50 मिलियन देना बेवकूफ़ी है और चिन्हाओ से कहता है कि वो मजाक करने के लिए गलत जगह आ गया है। गुस्से में चिन्हाओ कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो गुस्से से समझाता है कि उस डिलीवरी गाय ने उसे बेहोश होने तक मारा और उसकी औरत छीन ली और इसलिए उसे मरना ही होगा। एक फायदेमंद मौका देखते हुए वैन लॉन्ग इस बात से खुश होता है कि बॉस बनते ही उसकी पहली बड़ी डील इतनी जल्दी आ गई। वो शांति से चिन्हाओ को कहता है कि एक डिलीवरी गाय के लिए इतना परेशान ना हो और इस मामले को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। चिन्हाओ जिद करता है कि उसे उनके साथ जाना है क्योंकि वो टारगेट के रहने की जगह जानता है और अपनी आंखों से उसकी मौत देखना चाहता है। वैन लॉन्ग आसानी से मान जाता है, वादा करता है कि वो अपने आदमियों को इकट्ठा करेगा और मामले को चिन्हाओ की तसल्ली के मुताबिक संभालेगा। कॉन्फिडेंस से वो अपने आदमियों को बुलाता है, ऐलान करते हुए कि वो सब चिन्हाओ का बदला लेने में मदद करेंगे। उसके आदमी एक साथ वफादारी से जवाब देते हैं, यस ब्रदर लॉन्ग। सीन वापस XX फूड डिलीवरी सेंटर पर शिफ्ट होता है जहां वोंग हान अपनी दिन की नौकरी पर लौट आया है। अपनी यूनिफॉर्म में उसके को-वर्कर्स उससे मिलते हैं और बताते हैं कि वो कई दिनों से गायब था और बॉस उसे ढूंढ रहे थे। वोंग हान शांति से उन्हें बताता है कि वो कुछ डिलीवरीज पूरी करने के बाद बॉस से मिल लेगा। उसके को-वर्कर्स गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं उसे अलविदा कहते हुए। वो अपनी लाल मोटरसाइकिल पर बैठता है एकदम कूल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जब वो गाड़ी चला रहा होता है तभी अचानक एक काली वैन तेजी से मुड़ती है और उसका रास्ता काट देती है। वैन का साइड डोर खुलता है और गुस्से से भरा चिन्हाओ हाथ में एक भारी मेटल का पाइप लिए बाहर निकलता है। वो वोंग हान को घूरता है और ताना मारते हुए कहता है, शर्त लगाता हूं तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम इतनी जल्दी पकड़े जाओगे। शांति से खड़े होकर वोंग हान अपने बदला लेने वाले दुश्मन को देखता है और मानता है कि यह सामना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। गुस्से में अंधा चिन्हाओ भारी पाइप घुमाते हुए आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है, मैं आज तुझे घुटनों पर लाकर रुलाऊंगा। लेकिन वोंग हान बिल्कुल शांति से उस क्लमजी हमले से आसानी से बच जाता है। जैसे ही चिन्हाओ लड़खड़ा कर आगे निकलता है, वोंग हान अपनी जलती हुई सिगरेट को बिल्कुल सही निशाने के साथ उछालता है जो सीधे चिन्हाओ के खुले मुंह में जा गिरती है। अचानक दर्द और शौक से चिन्हाओ चीख पड़ता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वोंग हान उसे ताना मारता है, क्या तुम ही थे जो घुटनों पर आना चाहते थे? फिर वो चिन्हाओ के पेट में एक जोरदार घुटना मारता है। उसके बाद उसकी पीठ पर एक जबरदस्त कोहनी और चिल्लाता है, मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगा। ये हमले उसके लिए बहुत ज्यादा थे और चिन्हाओ दर्द से घुटनों के बल गिर जाता है।
बेइज्जत होकर चिन्हाओ टैटू वाले गैंग लीडर वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। इशारे पर वेन लॉन्ग और उसके आदमी वैन से बाहर निकलते हैं। एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ सिगार जलाते हुए वेन लॉन्ग कहता है, मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या सारे डिलीवरी गाइज इसके जैसे ही टफ होते हैं। जमीन से चिन्हाओ एक घुर्रिम सा ऑर्डर देता है। कहता है कि वोंग हान को जल्दी ना मारे। वो चाहता है कि उसे धीरे धीरे तड़पाया जाए ताकि वो मौत से भी बदतर सजा झेले। वेन लॉन्ग वोंग हान के पास जाता है और उसके कंधे पर एक जाना पहचाना हाथ रखता है। उसे नीचा दिखाते हुए दोस्त कहता है, लेकिन जैसे ही वोंग हान अपना सर घुमाता है, वेन लॉन्ग की घमंडी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह साफ शौक और खौफ ले लेता है जब आखिरकार वो पहचान जाता है कि वो किसका सामना कर रहा है। तुरंत रिएक्ट करते हुए वोंग हान गुस्से से पूछता है, तुम किसे दोस्त बुला रहे हो? वो वेन लॉन्ग का सर पकड़ता है और बेरहमी से उसका चेहरा उसके ही जलते हुए सिगार पर दे मारता है, जिससे वो जल जाता है। डरे हुए और घायल गैंग लीडर के ऊपर खड़े होकर वोंग हान उसे ताना मारता है, कुछ मिनट नया बॉस बनकर तुम ज्यादा ही अकड़ में आ गए हो। अपना जला हुआ चेहरा पकड़े वेन लॉन्ग बुरी तरह डरकर हकलाने लगता है और आखिरकार वोंग हान को उसके असली टाइटल से बुलाता है, 9th यांग मास्टर। वो पागलों की तरह माफी मांगता है, कसम खाता है कि अगर उसे पता होता कि वो किससे पंगा ले रहा है तो वो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। बिल्कुल हैरान, चिन हाओ वेन लॉन्ग के इस्तेमाल किए गए टाइटल को अनदेखा करता है और उसे वोंग हान पर हमला करने का ऑर्डर देने की कोशिश करता है। वोंग हान को और गुस्सा दिलाने के डर से वेन लॉन्ग फौरन अपने पुराने क्लाइंट पर पलट जाता है। वो चिन हाओ को एक जोरदार लात मारता है, चिल्लाते हुए, यही वो बेवकूफ है जो 9th यंग मास्टर पर हमला करना चाहता था। जोरदार लात से चिन्हाओ हवा में उठता है और दर्द से सड़क पर जा गिरता है। वोंग हान पिटे हुए चिन्हाओ पर पैर रखता है और एक आखिरी ठंडी चेतावनी देता है, ये आखिरी बार है, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो मुझे दोबारा कभी उकसाना मत। दर्द से चिन्हाओ हकलाते हुए कहता है कि वो समझ गया। फिर वोंग हान एक और गंभीर धमकी देता है। वो चिन्हाओ को याद दिलाता है कि सूची उसकी पत्नी है और उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि इस बार उसने सिर्फ उसका हाथ तोड़ा है, लेकिन अगली बार वो इतना खुशकिस्मत नहीं होगा। अपनी बात पर जोर देने के लिए वो अपना जूता चिन्हाओ के पट्टी बंदे सर पर रगड़ता है, जिससे वो दर्द से चीख पड़ता है। सिचुएशन संभालने के बाद वोंग हान अपना फोन निकालता है और शिकायत करता है कि वो फिर से लेट होने वाला है। उसके पीछे वेन लॉन्ग और उसके आदमी चुपचाप और अदब से खड़े रहते हैं। जैसे ही वोंग हान जाने की तैयारी करता है, एक चकराया हुआ चिन्हाओ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। अभी भी कुछ न समझते हुए वो वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है, तुम एक डिलीवरी गाय को भी नहीं संभाल पाए। वेन लॉन्ग एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अपने पुराने क्लाइंट का सामना करने के लिए मुड़ जाता है। वो चिन्हाओ से कहता है कि जिस आदमी को तुम डिलीवरी गाय बुला रहे हो वो ऐसा इंसान है जिसे नाराज करने की गलती तुम कभी नहीं कर सकते। उसे ये समझाने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी कितनी बड़ी ताकत को चुनौती दी है। अपनी डिलीवरीज जारी रखते हुए वोंग हान एक पुरानी टूटी फूटी अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है। जब वो एक अंधेरे गंदे हॉलवे से गुजर रहा होता है तो वो खुद से कहता है कि ये जगह कितनी खराब है। उसे सही अपार्टमेंट मिल जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा एक परेशान सा आदमी खोलता है जिसके नीले बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक खतरनाक लुक था। वोंग हान प्रोफेशनली उसे बताता है कि टोटल 20 युएन हुए हैं और पूछता है कि वो कैश से पे करेगा या कोड से। आदमी बेरुखी से जवाब देता है कि वो कैश से पे करेगा। जब आदमी पैसे ढूंढ रहा होता है, वोंग हान का एक्सप्रेशन शक्की हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो आदमी के पीछे अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर झांकता है। वो अंदर एक डरी हुई औरत को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए थे और जो उम्मीद से मदद के लिए इशारा करने की कोशिश कर रही थी। उसे बंधक बनाया गया था। इससे पहले कि वो कोई आवाज निकाल पाती, एक दूसरा आदमी उसके सर पर मारता है, उसे नीचे गिराते हुए कहता है, चुप रहो। ये देखकर वोंग हान का रवैया तुरंत बदल जाता है। नीले बालों वाला आदमी उसे पैसे देकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ और जो हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अंदर दोनों क्रिमिनल्स घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि डिलीवरी गाय ने सब कुछ देख लिया है। एक पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और दूसरा बिना सोचे जवाब देता है, उसे मार दो। हॉलवे में अकेले वोंग हान फ्रस्ट्रेशन में अपने सर पर हाथ रखता है, ऐसी सिचुएशन में फंस जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हुए। उसके ख्याल तब टूटते हैं जब दरवाजा फिर से जोर से खुलता है। नीले बालों वाला आदमी उस पर चाकू से हमला करने के लिए झपटता है। हैरान लेकिन तैयार वोंग हान पूछता है, क्या तुम सच में मारने की कोशिश करने वाले हो? नाइफ अटैक के जवाब में वोंग हान तुरंत उस नीले बालों वाले आदमी को एक किक मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है और उसका नाइफ छूट जाता है। दरवाजे पर खड़ा वोंग हान काफी अनॉयड लग रहा था। वो मन में कहता है कि एक सिंपल सी डिलीवरी के लिए भी उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ रहे हैं। अंदर दूसरा किडनैपर समझ जाता है कि ये डिलीवरी गाय तो एक ट्रेन्ड फाइटर है।
गुस्से से पागल होकर वो एक मशेटी उठाता है और वोंग हान पर हमला कर देता है, चिल्लाते हुए मर जा। बिना घबराए वोंग हान बड़ी आसानी से उस अटैक को रोक देता है। वो उस आदमी की कलाई पकड़ता है और उसकी पैथेटिक स्किल्स का मजाक उड़ाता है। फिर वो उसके चेहरे पर एक ब्रूटल एल्बो मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और मदद के लिए रोने लगता है। दोनों आदमियों को न्यूट्रलाइज करने के बाद वोंग हान दरवाजे को किक मारकर बंद करता है और अपनी सीरियस नजरों से विक्टिम की तरफ देखता है। वो देखता है कि एक डरी सहमी लड़की बेड पर बंधी हुई है और कमजोर आवाज में हेल्प मांग रही है। वो उसके पास जाकर उसे खोलने लगता है और नरमी से पूछता है, क्या तुम चल सकती हो? जब वो हाँ कहती है तो वो अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल देता है। वो उसे बताता है कि उसने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया है और ऑफर करता है कि वो उसकी फैमिली को भी कॉल कर देगा ताकि वो उसे पिकअप कर ले। वो लड़की मान जाती है। फिर वो कहता है कि वो बाहर जा रहा है ताकि उन दोनों आदमियों को बांध सके, जिससे वो एस्केप ना कर पाए। वो उसे उसका फोन दे देता है। वोंग हान उन दोनों किडनैपर्स के ऊपर खड़ा होता है जो अब जमीन पर पीठ से पीठ मिलाकर बंधे हुए थे। वो कहता है, तुम जैसे ब्रैट्स यही डिजर्व करते हो, मुझसे पंगा लेने का अंजाम। बचाई हुई लड़की उसके पास आती है, इस बात से इंप्रेस होकर कि उसने अकेले ही दोनों को संभाल लिया। वो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम श्याओ वान जिंग है। वोंग हान हम्बली जवाब देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और अपना नाम बताता है। श्याओ वान जिंग, जिसने शायद अभी अपनी फैमिली को कॉल किया था, अपने फोन की स्क्रीन को हैरानी से देखती है। ऐसा लगता है कि एक इनकमिंग कॉल ने उसे इंटरप्ट कर दिया है। वो फोन वापस वोंग हान को पकड़ा देती है। वो प्रोफेशनली फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक औरत की गुस्से भरी आवाज आती है जो उसे डांटने लगती है, तुम इतने बोल्ड हो गए हो कि फैमिली को बताए बिना शादी कर लोगे। वोंग हान के चेहरे पर पैनिक आ जाता है और वो हकलाने लगता है। वो पहचान जाता है कि ये उसकी बड़ी बहन है। वो औरत उसे कमांड देती है कि वो उससे आज रात जैंगनिंग में मिले और अपनी नई फियोंसे को भी साथ लाए। वो बस घबराते हुए ठीक है बोल पाता है। उसके अचानक फोन काटने के बाद वोंग हान परेशान होकर बड़बड़ाता है, ये हमेशा बिना वार्निंग दिए फोन काट देती है। उसी पल दरवाजा जोर से खुलता है और एक बुजुर्ग आदमी 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ अंदर आता है और श्याओ वानजिंग का नाम चिल्लाता है। खुशी से पागल होकर श्याओ वानजिंग पापा चिल्लाती है और उनकी तरफ भागती है। वोंग हान उन बंधे हुए क्रिमिनल्स के पास शांति से खड़ा रहता है। उसके फादर उसे सुकून की सांस लेते हुए जोर से गले लगा लेते हैं और परेशानी से पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? श्याओ वानजिंग अपने वरीड फादर को तसल्ली देती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वोंग हान की तरफ इशारा करके बताती है, इन्होंने मुझे बचाया। जब 2 पुलिस ऑफिसर्स उन बंधे हुए क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो एक लीड ऑफिसर उन्हें ले जाने का ऑर्डर देता है। वोंग हान पास खड़ा कहता है, इन्हें मैंने ही नॉकआउट किया था। श्याओ वानजिंग के फादर वोंग हान के पास आते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने ही इन दोनों गुंडों को काबू किया? वोंग हान बस हाँ में जवाब देता है। वो बुजुर्ग आदमी काफी इंप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि एक डिलीवरी मैन के रूप में इतना पावरफुल हिडन ड्रैगन मिलेगा। वो मन ही मन वोंग हान की एबिलिटीज को असेस करते हैं। इसके पावरफुल ऑरा को देखकर लगता है ये कम से कम एक लिटिल ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरा नाम श्याओ टियान श्यांग है, और वोंग हान को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके एहसान तले दब गए हैं और अगर जैंगनिंग सिटी में कभी भी हेल्प चाहिए हो तो उन्हें कॉल करें। वोंग हान कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है। कार्ड पर व्हाइट टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल का नाम पहचान कर वो पोलाइटली कहता है कि जब उसे टाइम मिलेगा वो जरूर विजिट करेगा। जब वोंग हान कहता है कि उसे कुछ और काम है और जाने के लिए मुड़ता है तो श्याओ टियानसियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसे अपने मार्शल आर्ट्स हॉल में 50,000 महीने की जॉब ऑफर करते हैं, ये कहते हुए कि ये फूड डिलीवरी से बेहतर है, लेकिन वोंग हान पोलाइटली मना कर देता है। उसे जाते हुए देखकर श्याओ टियानसियान कहते हैं कि इतनी कम उम्र में कितना इंप्रेसिव टैलेंट है। श्याओ वानजिंग पीछे से वोंग हान को आवाज लगाती है, आप अपना जैकेट भूल गए, लेकिन वो जा चुका था। नीचे सड़क पर वोंग हान अपनी मोटरसाइकिल तक वापस जाता है जबकि पुलिस उन किडनैपर्स को अपनी गाड़ी में डाल रही थी। अपनी बाइक पर बैठकर वो सोचता है कि एक सिंगल डिलीवरी ने उसके लिए कितनी ट्रबल खड़ी कर दी। चलो ये काम तो हैंडल हो गया, वो सोचता है। अब सूची को ढूंढने का टाइम है। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और तेजी से निकल जाता है। कहानी सू ग्रुप के टावरिंग स्काई स्क्रेपर पर शिफ्ट होती है। एक ऑफिस के अंदर सूची अपने डेस्क पर बैठी है। तभी एक ब्लू सूट पहने आदमी अंदर आता है। वो उसे बताता है कि उसने सूची से सुना कि वो ट्रबल में है और वो उसकी हेल्प करने के लिए इमीडिएटली ओवरसीज से वापस आ गया। उस आदमी का नाम था लिंग जिंग पैंग। वो सूची को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन सूची कोल्डली उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, कंपनी के पास पहले से ही एक सोल्यूशन है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन लिंग जिंग पैंग नहीं रुकता और कहता रहता है कि वो हमेशा उसके साइड में रहेगा। वो कन्फेस करता है कि उसने अब्रॉड कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके दिल में सिर्फ सूची ही है। अनॉयड होकर सूची खड़ी हो जाती है और डिमांड करती है कि वो उससे दूर रहे और उसे उसके प्रॉपर नाम सूची से बुलाए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिद करते हुए कहता है कि वो उसकी वुमन बन जाए और प्रॉमिस करता है कि वो उसे सब कुछ देगा। जब सूची का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो उसे चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, और फिर एक शॉकिंग सच बताती है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ।
स्टंड होकर लिंग जिंगपैंग अपना गाल पकड़ लेता है। वो उस पर यकीन करने से मना कर देता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। बिल्कुल उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वोंग हान हाथ में 2 फूड कंटेनर्स लिए अंदर आता है। वो इस पूरे सीन को देखता है और अपने मन में कहता है, लगता है मेरे लव राइवल्स को ज्यादा ही हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सूची उस स्टंड लिंग जिंगपैंग के पास जाती है और वोंग हान को डांटने लगती है कि वो बिना नॉक के अंदर क्यों आया। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वोंग हान एक डिसोबीडिएंट एम्प्लॉय हो। वोंग हान भी एक्टिंग में उसका साथ देता है और पूछता है, क्या हुआ? सूची फिर वोंग हान के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लिंग जिंगपैंग को एक्सप्लेन करती है कि वोंग हान उसके लिए खाना लाया है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में भूखी नहीं रह सकती। फिर उस शॉक्ड आदमी की तरफ देखकर वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराती है, ये वोंग हान है मेरा हस्बैंड। जैसे ही वो हस्बैंड लव्स कहती है, उसे एक वार्म फीलिंग महसूस होती है और वो एक जेंटल स्माइल के साथ वोंग हान का सहारा ले लेती है। लिंग जिंगपैंग ये सुनकर टूट जाता है। वो उस कपल की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली उठाता है और यकीन न करते हुए पूछता है, ये सच में तुम्हारा हस्बैंड है? वोंग हान प्रोटेक्टिवली सूची के आगे आता है और कहता है, दरवाजा वहां है, मैं और मेरी वाइफ अकेले अपना लंच एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे ही लिंग जिंगपैंग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, वोंग हान अपनी बात दोहराता है और दोनों उसकी तरफ पीट कर लेते हैं। हार मानकर लिंग जिंगपैंग गुस्से में वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो हार नहीं मानेगा। उसके जाते ही सूची वोंग हान को कहती है, फ्रंट डेस्क को इंस्ट्रक्ट कर दो कि आइंदा ऐसे इररिलेवेंट लोगों को अंदर न आने दें वरना उन्हें फायर कर दिया जाएगा। उस अनवेलकम गेस्ट के जाने के बाद वोंग हान खाना टेबल पर रखता है। वो हंसते हुए कमेंट करता है, मेरा राइवल तो काफी वीक निकला, मेरे कुछ करने से पहले ही भाग गया। जब वो खाने बैठते हैं, वोंग हान सूची के पीछे खड़े होकर उसके शोल्डर्स मसाज करने लगता है। सूची कहती है, लिंग जिंगपैंग तुम्हारा लव राइवल नहीं है क्योंकि हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। वोंग हान बस मुस्कुराता है और कहता है कि वो समझ गया। जैसे ही सूची खाना शुरू करती है, वोंग हान मजाक में उसके फूड कंटेनर का लिड बंद कर देता है। एनॉयड होकर सूची पूछती है, ये क्या कर रहे हो? वो उसे छेड़ते हुए कहता है, जब हमारी बीच कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं तुम्हें अपना खाना क्यों खाने दूं? सूची गुस्से में जवाब देती है, तुम ही हो जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया है, इसलिए मुझे खिलाना तुम्हारा काम है। एक बाइट खाने के बाद वो मानती है कि उसकी कुकिंग एक्सीलेंट है, जिसे सुनकर वोंग हान खुश हो जाता है। वो उसे कहती है कि जब उसकी कुकिंग इतनी अच्छी है तो उसे अपनी डिलीवरी जॉब छोड़ देनी चाहिए और वो उसके लिए एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन वोंग हान एरोगेंसली जवाब देता है कि हर कोई उसके हाथ का खाना टेस्ट करने के लायक नहीं है। सूकी मुंह बनाकर पूछती है, क्या तुमने मुझसे पहले बहुत सी औरतों के लिए खाना बनाया है? वो उसे अश्योर करता है कि उसने आज तक सिर्फ एक ही औरत के लिए खाना बनाया, लेकिन फिर वो खुद को करेक्ट करता है। वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि जब उनके बीच कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो वो जरूर उसके पेट में पल रहे बेबी के लिए खाना बना रहा होगा। सूची उसके जवाब को सुनकर हाँ कहती है। टॉपिक बदलते हुए वो पूछती है, तुमने अपना वर्क यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? ये सवाल सुनकर वोंग हान को रियलाइज होता है कि वो अपना जैकेट वहीं भूल आया। एक शरारती स्माइल के साथ वो एक्सप्लेन करता है कि इससे ठीक पहले एक डिलीवरी पर उसे एक सेक्सी बेब को रेस्क्यू करना पड़ा और उसने अपना जैकेट उसे उधार दे दिया। उसका ये कैजुअल कमेंट सुनते ही सूची को जेलसी होने लगती है। वो गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है और कहती है, जाओ उसी सेक्सी बेब को ढूंढो। एक कंफ्यूज्ड वोंग हान सोच में पड़ जाता है कि वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद होता है, वो पैनिक कर जाता है। उसे याद आता है कि प्रेग्नेंट औरतों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और वो बाहर हॉलवे से उसे शांत करने की कोशिश करता है। अपने ऑफिस के अंदर सूची अभी भी गुस्से में उस सेक्सी बेब के बारे में बड़बड़ा रही थी और कहती है, जाओ तुम बस अपना खाना डिलीवर करो। उसका गुस्सा उसके फोन पर आए एक नोटिफिकेशन से इंटरप्ट होता है। ये वोंग हान का एक टेक्स्ट था। उसने मजाक में अपना कॉन्टैक्ट, बच्चे का बाप और उसका नाम बच्चे की माँ सेव किया था। उसका मैसेज था, अपना खाना एंजॉय करो, मैं बेबी फॉर्मूला के लिए पैसे कमाने जा रहा हूँ, रात को डिनर में क्या खाओगी बता देना। उसका मैसेज पढ़कर सूची का मूड थोड़ा नर्म हो जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो टेक्स्ट बैक करती है, मैं डिनर के लिए अपनी फैमिली के घर जा रही हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। जब वो पूछता है कि वो वहां किस हैसियत से आएगा तो वो मजबूती से जवाब देती है, बच्चे के बाप के तौर पर। बाहर वोंग हान अपने फोन को देखता है और सोचता है, कितनी जिद्दी औरत है। वो मुस्कुराता है इस बात पर कि वो उसे सीधे हस्बैंड नहीं बुला सकती। इसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और तेजी से निकल जाता है। उसी शाम एक लाल स्पोर्ट्स कार सू फैमिली के मॉडर्न घर के आगे आकर रुकती है। वोंग हान, जो अब एक स्मार्ट सूट पहने हुए था, सूची के साथ अंदर दाखिल होता है। सूची उनके आने का ऐलान करती है। आते ही उनका सामना उसकी माँ यांग हुई मिन से होता है, जो गुस्से में चिल्लाती है, सूची तुम उस चीज को फिर से घर क्यों ले आई? सूची अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो वोंग हान के हाथ में हाथ डालती है और एक हैरान कर देने वाला ऐलान करती है, हमारी पहले ही शादी हो चुकी है, इसलिए मेरे अपने हस्बैंड को घर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये खबर सुनकर उसकी माँ को झटका लगता है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। वो सूची पर उंगली उठाते हुए चिल्लाती है, तुमने एक डिलीवरी गाय से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वोंग हान को अपने पास रखकर सूची गुस्से से जवाब देती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रही है। उनकी इस बहस को उसके पिता सू जियानिए और भाई सूले बीच में रोकते हैं।
ऊपर से सू जियानिये आवाज देते हैं, फैमिली डिनर के वक्त लड़ाई करना बंद करो। हैरानी की बात यह थी कि सूले अपनी बहन को डिफेंड करता है। वो कहता है ये सूची की फ्रीडम है कि वो जिससे चाहे शादी करे। फिर एक वेलकमिंग स्माइल के साथ सूले वोंग हान की तरफ मुड़ता है, उसे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है और उसे बैठने के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है बैठिए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। माहौल को शांत करने के लिए सू जियानिये अपनी बेटी से कहता है कि वो खाने से पहले ऊपर जाकर चेंज कर ले। जैसे ही सूची और वोंग हान सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, बाकी फैमिली उन्हें नापसंदगी से देखते रहते हैं। जैसे ही वो इतनी दूर चले जाते हैं कि सुन ना सके, यांग हुईमिन अपने बेटे से सवाल करती है, तुम अपनी बहन को उस कचरे से शादी क्यों करने दे रहे हो? एक कमीनी मुस्कान के साथ सूले अपना प्लान बताता है। मैंने पहले ही चिन्हाओं को कॉल कर दिया है और वो रास्ते में है। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान देते हैं। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उस कचरे को उसकी औकात दिखाई जाएगी। थोड़ी ही देर बाद एक मेहमान आता है। सूली और उसके पेरेंट्स उसे डिनर टेबल पर वेलकम करते हैं और उसे यंग मास्टर चेन कहकर बुलाते हैं। ये मेहमान चिन्हाओ था, सूची का ठुकराया हुआ फियांसे। वो थोड़ा एनॉयड लग रहा था और सूले से पूछता है कि उसे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया गया है। सूले उसे बस सब्र रखने को कहता है और एक सरप्राइज का वादा करता है। ठीक उसी वक्त सूची और वोंग हान सीढ़ियों से नीचे आते हैं। चिन्हाओ को फैमिली टेबल पर बैठे देखकर सूची रुक जाती है। वो कंफ्यूज थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी माँ उसे डांटती है, इतनी धीरे क्यों आ रही हो, देख नहीं सकते हमारे गेस्ट आ चुके हैं। सूची सवाल करती है, ये एक फैमिली डिनर में क्या कर रहा है? यांग हुईमिन खुशी से उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और उसे चिन्हाओं के पास बैठने का निर्देश देती है। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचते हैं, सूची और वोंग हान नोटिस करते हैं कि वहां सिर्फ एक ही चेयर खाली है। तभी यांग हुईमिन जानबूझकर उनकी बेइज्जती करती है। सू फैमिली के डिनर टेबल पर हर कोई आरा गहरा नहीं बैठ सकता। बिना घबराए वोंग हान उसे चैलेंज करता है, तो फिर चिन्हाओं को सीट क्यों मिली और मुझे क्यों नहीं? यांग हुई हंसते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखो जरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को यंग मास्टर चिन से कंपेयर करने की? सूची के पिता सू जियानिये बेचैनी से कहते हैं, सब खाना शुरू करो, जिसे सीट नहीं मिली वो जमीन पर बैठ सकता है। अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए सूची वोंग हान की तरफ मुड़ती है और उसे आखिरी चेयर ऑफर करती है। तुम बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाऊंगी। अपनी बेटी की ये नाफरमानी देखकर गुस्से में सू जियानिये जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है। वो सूची पर चिल्लाता है, क्या तुम बगावत कर रही हो? बैठ जाओ और चिन्हाओं के साथ खाना खाओ। लेकिन वोंग हान शांति से चिन्हाओं के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जो साफ साफ डरा हुआ लग रहा था। वोंग हान की तेज नजरें उसी पर टिकी थीं। ये साइलेंट प्रेशर बर्दाश्त से बाहर था। एक शॉकिंग ट्विस्ट में पसीने में भीगा चिन्हाओ अचानक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो घबराते हुए अपनी खुद की चेयर वोंग हान को ऑफर करता है और रिस्पेक्ट से उसे ब्रदर वोंग बुलाता है। आप बैठिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। पूरी सू फैमिली ये देखकर दंग रह जाती है। यांग हुईमिन पूछती है, चिन्हाओ ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी सीट छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वोंग हान जैसा आदमी हमारे डिनर टेबल के लायक नहीं है। चिन्हाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अगर ब्रदर वोंग इसके लायक नहीं है तो मैं तो उनसे भी कम लायक हूं। वो चेयर को पीछे खींचता है और वोंग हान से विनती करता है कि वो बैठ जाएं। सीट पर बैठने के बाद वोंग हान सूची की तरफ मुड़ता है, जो अभी भी खड़ी थी। वो कहता है, बच्चे की माँ तुम भी बैठ जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर वो अपनी प्लेट से एक मीट का पीस उठाकर सूची की प्लेट में रखता है और कहता है, और खाओ। बाकी की फैमिली ऐसा बस हैरानी में देखते रह जाते हैं। वो सब कंफ्यूज थे कि उनका मेहमान इतना दब के बिहेव क्यों कर रहा है। ये देखते हुए कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है, सूले बीच में आता है। वो चिन्हाओं के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डिनर टेबल पर वोंग हान उन साजिश करने वालों को इग्नोर करता है और सूची को कहता है कि वो अपने खाने पर फोकस करे। वो टोस्ट के लिए अपने ग्लास उठाते हैं और वोंग हान नरमी से सूची को याद दिलाता है कि वो वाइन बस थोड़ी सी ही पिए। दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेटेड चिन्हाओ सूले से पूछता है कि उसका सरप्राइज क्या है और वहां से जाने की धमकी देता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ सूले धीर से अपना प्लान बताता है। उसने सूची की वाइन में नशा मिला दिया है और जैसे ही वो उसे पिएगी वो बेहोश हो जाएगी और चिन्हाओ उसका एडवांटेज ले सकता है। ये सरप्राइज चिन्हाओ को दहला देता है। वो गुस्से से सूले को पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि एक ट्रैप है जिससे वोंग हान उसे जान से मार देगा और वो सूले को गाली देता है। बुरी तरह घबराकर चिन्हाओ टेबल के दूसरी तरफ चिल्लाता है, सूची वो वाइन मत पीना, उसमें ड्रग मिला हुआ है। ये खुलासा सूची को झटका देता है। डरा हुआ चिन्हाओ तुरंत सूले की तरफ इशारा करता है और घबराते हुए सबको बताता है कि यही वो आदमी है जो उसे ड्रग देना चाहता था। अपने ही भाई से ऐसा धोखा खाने के बाद सूची गुस्से में खड़ी हो जाती है और उस ड्रग्ड वाइन का पूरा ग्लास सूले के चेहरे पर फेंक देती है और उसे बेशर्म कहती है। पूरी तरह भीगा और बेइज्जत होकर सूले की बोलती बंद हो जाती है। अपनी वाइफ की सेफ्टी पर हमले की कोशिश से वोंग हान के अंदर एक भयानक गुस्सा जाग जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो उस हक्के बक्के सूले को उसकी शर्ट से पकड़ता है, उसे लिटिल बैट कहता है और उसके चेहरे पर एक ही ताबड़तोड़ पंच मारता है।
उसके बेहोश जिस्म के ऊपर खड़े होकर वोंग हान एक कोल्ड वार्निंग देता है। वो कसम खाता है कि अगर सूले ने आइंदा उसकी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत की तो वो उसे जान से मार देगा। अपनी फैमिली के धोखे से नफरत करते हुए सूची डिक्लेयर करती है कि ये घर गंदगी से भर गया है। वो और वोंग हान मुड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पिटे हुए सूले को जमीन पर पड़ा छोड़कर। उनके जाते ही सूले के पेरेंट्स अपने बेटे के पास भागते हैं और घबराहट में पूछते हैं कि वो ठीक तो है। बाद में जब वो उस गड़बड़ सीन से गाड़ी में दूर जा रहे थे, कार की खामोशी टूटती है। सूची वोंग हान की तरफ मुड़ती है और एक एक्सप्लेनेशन मांगती है। आखिरकार वो सवाल पूछ ही लेती है जो उसे कब से परेशान कर रहा था। चिन्हाओ तुमसे इतना डरा हुआ क्यों है? कार में वोंग हान सूची के सवाल को कैजुअली टाल देता है। वो एक गोलमोल सा एरोगेंट जवाब देता है। कुछ लोग ढीठ होते हैं और एक अच्छा थप्पड़ खाने के बाद ही तमीज सीखते हैं। सूची आंखें घुमाती है और उसे फिर से शेखीबाज कहती है। फिर वो सीरियस हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उसे देखते हुए मेरी फैमिली में फिट इन करना बहुत मुश्किल होगा। बिना घबराए वो शेखी बगाड़ता है कि उसकी फैमिली के रूल्स उसके खुद के रूल्स के आगे कुछ भी नहीं है। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब उसका फोन बज करता है। उसका कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन पल भर में गायब हो जाता है और उसकी जगह चेहरे पर साफ पैनिक दिखता है। वो बड़बड़ाता है, मैं तो गया काम से। वो याओर वांग नाम के कॉन्ट्रैक्ट से आया एक टेक्स्ट देखता है। मैसेज एक सिंपल लेकिन डरावना कमांड था, मैं पहुंच गई हूं, तुम्हारे पास 10 मिनट है, यहां हाजिर हो। वोंग हान को दहशत के साथ एहसास होता है कि वो यहां है। वो उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग वापस पहुंचते हैं। उसके पैनिक वाले स्टेट को नोटिस करके सूची पूछती है, ऐसा कौन आ गया है जिससे तुम इतना डर गए हो? जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं वो उसे वार्न करता है, मेरी बड़ी बहन आ रही है। वो सूची को समझाता है कि कुछ भी गलत मत बोलना, मेरी फैमिली के बहुत सारे रूल्स हैं। सूची को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो इस बात का मजाक उड़ाती है कि उसकी हम्बल फैमिली के ऐसे क्या जरूरी रूल्स हो सकते हैं। वोंग हान बस इतना कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और अपनी वार्निंग दोहराता है कि अपने शब्दों का ध्यान रखे। वो उसके अपार्टमेंट में एंटर करते हैं और देखते हैं कि एक औरत पहले से ही वहां इंतजार कर रही है। वो सोफा पर लेग्स क्रॉस किए बैठी है, एक सिगरेट पी रही है और उसके आसपास एक इमेंस पावर और दबदबे का ऑरा है। वोंग हान तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी खुशनुमा स्माइल ले आता है। वो अपनी बड़ी बहन को बढ़ा चढ़ाकर गर्माहट से ग्रीट करता है, बहन मैंने आपको कितना मिस किया। लेकिन वो औरत याओर वांग, वोंग हान की बड़ी बहन, पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उसके ग्रीटिंग को इग्नोर करती है और एक ठंडी रौबदार आवाज में सिर्फ एक शब्द कहती है, घुटनों पर। सूची ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। हमेशा एरोगेंट रहने वाला वोंग हान बिना एक पल सोचे फौरन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। याओर वांग फिर अपनी ठंडी नजरें सूची की तरफ घुमाती है और उसे भी पास आने का ऑर्डर देती है। इससे पहले कि सूची कोई रिएक्ट कर पाती, घुटनों पर बैठा वोंग हान तेजी से बीच बचाव करता है। वो अपनी बहन से मिन्नत करता है, बहन सूची प्रेग्नेंट है, वो घुटनों पर नहीं बैठ सकती। ये सुनकर याओर वांग एक पल के लिए रुकती है और शांति से अपनी सिगरेट बुझाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझना नामुमकिन था। याओर वांग एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ सूची के हाथ की तरफ देखती है और कंफर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है। अचानक उसका वो शांत रवैया बिखर जाता है। वो अपनी जगह से उछलती है और घुटनों पर बैठे वोंग हान को एक पावरफुल किक मारती है, जिससे वो उड़ता हुआ कमरे के दूसरी तरफ जा गिरता है। वो गुस्से में उसे डांटती है, कुछ साल अब्रॉड रहकर बहुत बुरी आदतें सीख ली हैं तुमने। जब हक्का बक्का वोंग हान जमीन पर बैठा अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, वो उसके ऊपर झुकती है और ऐलान करती है कि उसे बोलने की परमिशन मिलने से पहले फैमिली पनिशमेंट मिलेगी। ये देखकर सूची तुरंत आगे बढ़ती है और वोंग हान को बचाने के लिए उनके बीच खड़ी हो जाती है। वो अपनी बाहें फैलाकर वोंग हान को शील्ड करती है। वो याओर वांग को कन्फ्रंट करती है, मैं तुम्हारे फैमिली रूल्स नहीं जानती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि तुम उसे बिना ये जाने मार रही हो कि उसने आखिर गलत किया क्या है। याओर वांग शांति से एक्सप्लेन करती है कि वांग फैमिली के रूल्स बहुत सिंपल सद्गुण हैं, जैसे दया और ईमानदारी। सूची उसे चैलेंज करती है, तो बताओ उसने इनमें से कौन सा रूल तोड़ा है। बड़े ठंडे अंदाज में वो उसकी 3 गलतियां गिनाती है। पहला, अपने बड़ों को इन्फॉर्म किए बिना शादी करना बदतमीजी है। दूसरा, शादी से पहले एक लड़की को प्रेग्नेंट करना अनैतिक है। और तीसरा, एक ऐसी पार्टनर ढूंढना जो उसके लायक नहीं है, ना समझी है। यह आखिरी बेइज्जती सूची को गुस्सा दिला देती है। वो अपने हाथ बांधकर पूछती है, तो तुम्हारे भाई के लायक आखिर कैसी इंसान होगी? याओर वांग फिर उन इनक्रेडिबली हाई स्टेटस औरतों की लिस्ट गिनवाना शुरू करती है जो उनकी फैमिली ने उसके लिए अरेंज की थी और जिन सबको वांग हान ने रिजेक्ट कर दिया था। वो चू फैमिली की बेटी, एक मिलिट्री एल्डर की पोती और यहाँ तक कि म्याओ क्लैन की होली मेडन का भी जिक्र करती है। मामले को बिगड़ता देखकर वांग हान घबराते हुए बीच बचाव करने की कोशिश करता है। वो अपनी बहन से मिन्नत करता है कि वो सूची को भड़काना बंद करे और उसे याद दिलाता है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सूची अब बहुत सुन चुकी थी। वो अचानक उन दोनों से कहती है, अपना ये एक्ट बंद करो। एक तंज भरी हंसी के साथ वो कहती है कि वो इनके इस बच्चीकाना परफॉर्मेंस को अच्छी तरह समझ गई है। वो वोंग हान पर इल्जाम लगाती है कि वो एक डिलीवरी गाय होने की वजह से इनसिक्योर फील करता है और उसने ये पूरा सीन स्टेज किया है।
उसने एक पावरफुल फैमिली और हाई स्टेटस फियांसीज की झूठी कहानी बनाई है ताकि वो खुद को बेहतर फील कर सके। वोंग हान घबराहट में मना करता है कि ये कोई एक्ट नहीं है, लेकिन सूची उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि उनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर है और वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हो। इतना कहकर वो डिक्लेयर करती है कि वो बेबी के पैदा होने के बाद ही उससे कांटेक्ट करेगी और वहां से चली जाती है। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और परेशान वोंग हान बस उसका नाम पुकारता रह जाता है।